इसमें भी काफी ज्यादा कोविड के टाइम पे ये हुआ कि सारी बिजनेस सारे सब कुछ फ्लॉप हो रहा है, बट सॉफ्टवेयर वाले पैसा छाप रहे हैं। एआई आ गया, एआई नौकरी रखा जाएगा, नौकरी रखा जाएगा, ऐसा मतलब डमरू बजा दिया। पता चला बाद में वो कुछ नहीं हुआ और वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ पे उनके फंड डाउन हो। 30 डेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट लॉन्च करी थी। अच्छा। जिसमें हर दिन एक नया ऐप बनवा रही थी मैं अपनी ऑडियंस से ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं हूँ, मैं थोड़ा सा एजुकेटेड हूँ, मैं यूट्यूब जानता हूँ चलाना, बस यूट्यूब जानता हूँ चलाना, तो मैं कोई वेबसाइट अपनी बना सकता हूँ? यूट्यूब पे सारे सोर्सेज हैं कि कैसे बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो कोड लिखना, कोडिंग सिखाना लोगों को, और कहीं ना कहीं कंटेंट बनाना। अब अगर आज मैं आपको बोल दूं कि भाई ऑडियंस जी एआई का बूम आने वाला है, अब सारे चले गए एआई सीखने वीडियो की तरह, और एक्चुअली में ये हो रहा है। मतलब लोग जो सुन ले रहे हैं कि वो ऐसे ये कर देते हैं। हाँ, वो सारे वही चीज करने लग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं वो एक शेर के साथ कराने वाला हूं। अब वो शेर उस गैस के लिए है जिस गैस ने पिछले कुछ दिनों में लगातार मेहनत करने के बाद अपने आप को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं शायद अपने शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। उनके लिए शेर है कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। यूं तो आते हैं सब जाने के लिए, लेकिन असली जाना उसका जिसको सुबह होते ही सलाम होती है। आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो पिछले कुछ साल से लगातार मेहनत करने के बाद मात्र 23-24 साल की उम्र में 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स कर चुकी है। इंस्टाग्राम पे लाखों का व्यूअरशिप उनका इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पर भरा पड़ा है। लिंक्डइन पे करीब करीब 2 लाख से ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, क्या 23 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इतने बड़े बड़े सपने देख सकता है? और मैं आपसे कहूं, क्या 23 साल की उम्र में कोई उन सपनों को साकार कर सकता है? जी हां। तो सभी बात आज करने वाली हैं हमारी स्पेशल गेस्ट मिस सोम्या सिंह जी। सोम्या मैम कैसी हैं आप? नमस्ते मोहित जी, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैम बहुत अच्छे हैं, और आपसे मिलके और आपसे बातें करके मुझे लग रहा है हम और अच्छे होने वाले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और मैं बड़ा लकी मानता हूं आपको। क्यों? क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट का नाम है सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी, तो जहां पर हम सक्सेस की स्टोरी अपने इस मंच के माध्यम से लोगों को बताते हैं, तो मेरा पॉडकास्ट का नाम भी आपसे मिलता जुलता है। सक्सेस स्टोरी यानी कि एसएस विद मोहित त्यागी, और आपका नाम भी सोम्या सिंह यानी कि एसएस आपका नाम है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सोम्या मैम, पिछले कुछ सालों से लगातार मैं आपको वॉच कर रहा हूं, और लगातार वॉच करते करते एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि आपने ना कम उम्र की डेफिनेशन को बदल दिया। मतलब हमारे हिंदुस्तान का जो फंडा है वो सिंपल है कि 24-25 साल तक पढ़ाई, उसके बाद नौकरी, फिर शादी, बच्चे, जीवन यापन चला जाता है। लेकिन 23 साल की उम्र में, जहां तक मेरी टीम ने मुझे अपडेट करा, आपने फ्लैट भी ले लिया, आपने अपने फादर्स के जो ड्रीम्स थे वो भी फुलफिल करने स्टार्ट कर दिए। मतलब कैसे इतना सोच लिया? पहले ये क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मतलब कैसे ऐसे आइडिया? 23 साल में तो घूमने की, एंजॉय करने की उम्र होती है इंसान की। हाँ जी। तो मेरे साथ शुरुआत से ही था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, घर वालों के लिए उनके सपने पूरे करने हैं। और मतलब पापा से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। पापा मैथ्स के टीचर हैं जी। तो जिस तरीके से उनको मेहनत करते हुए देखा है, तो मेरा हमेशा से था कि मुझे भी मेहनत करके बहुत आगे उठना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और बहुत बढ़िया सा घर गिफ्ट करना है पेरेंट्स को, अपनी कार भी सीखनी। मतलब जितने भी छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं ना, घर लेना, स्टूडियो लेना भी मेरा एक सपना था कि खुद का एक ऐसा स्टूडियो होना चाहिए जहाँ पर वीडियोस बना सके और वो सब। तो शुरुआत में ऐसे गोल्स तो नहीं थे। जैसे अगर मैं बात करूँ, स्कूल में तो यही गोल था कि टॉप करना है जी, तो वो किया। फिर कॉलेज में आके था टॉप करना है, प्लस साथ में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। जितनी भी चीजें एक इंजीनियरिंग बीटेक वाला बच्चा कर सकता है, कैसे पैसे कमाना है, वो सब कुछ देखना है। तो कॉलेज लाइफ में वो सब किया, टॉप भी किया और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि अब कैसे गोल्स बनाने चाहिए। मतलब अब तो कॉलेज भी एंड हो रहा है, और मतलब उस टाइम जो छोटे छोटे ऐसे गोल्स थे कि दूसरे बच्चे मैकबुक यूज कर रहे हैं, मैं छोटा ऐसे लैपटॉप लेनोवो का यूज करती थी, तो मैंने कहा मुझे भी मैकबुक लेना है। तो ये सब जो मटेरियलिस्टिक गोल्स थे वो सारे पूरे करते हुए जाती थी। आईपैड लेना, मैकबुक, आईफोन, क्योंकि ऐसे पुराना सा EMI का फोन था, वो भी टूटने से ज्यादा स्क्रीन ऐसे टूटी फूटी सी। और जो साथ में और फ्रेंड्स थे वो लोग आईफोन लेके आते थे, और महंगी गाड़ियों से आते थे, बुलेट वगैरह से आते थे, अलग अलग, मतलब सबके अच्छे शौक थे, सब लोग अच्छे घर से थे काइंड ऑफ। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब खुद के लिए करना है।
और उसी टाइम से मैंने काफी सारे तरीके एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए कि कैसे क्या उम्र रही होगी मैम जब आपकी? कॉलेज में वही मतलब 2000 बॉर्न हूँ, तो जो साल चलता है वही 2000। मतलब मैं तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब 2000 बोर्न यानी कि करीब 23-24 साल आपकी उम्र रही होगी, और 23-24 साल की उम्र में पहला मेरे सामने पॉडकास्ट हो रहा है कि कोई व्यक्ति दे रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मतलब 2000 बोर्न अगर मैं 4 साल पहले लेके चलूं तो जब आपकी उम्र करीब 20 के आसपास रही होगी, 20 साल में इतना सोचना मतलब तो कैसे सोच लेते थे? 20 नहीं, 2017 में ही कॉलेज में आ गई थी, और मतलब 17-18 तो 6 साल करूं तो और 17-18 साल की बात होगी। हाँ, जब दिमाग चल जाता था इतना। बिल्कुल। तो लोगों को यहाँ पे जितने व्यूअर हमारे देखते हैं उनका इतना दिमाग नहीं चल पाता ना, वो 24-25 साल में नहीं देख पाते थे। मतलब ऐसा क्या, किस चीज को देख के ऐसा लगा कि जो अपने ड्रीम्स है वो फुलफिल होने चाहिए? होता ना जैसे हर इंसान के दिल में कोई दर्द होता है, वो फैमिली को देख के, जैसे मैं देखता था हमारी स्टार्टिंग में फैमिली में ये चीज हुई थी, मेरे को ये चीज चेंज करनी है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जो आपको लगता हो यार मेरे साथ ये हुआ था, अब मेरे को ये चीज, ड्रीम भी किसी को देख के ही आते हैं, तो क्या ऐसी चीज है? तो फोन तो आपने एग्जांपल दिया, इस तरह कैसे चीजें आपने देखी जिससे आपके ड्रीम पैदा हुए? मुझे मेरा मतलब ये नहीं था शुरुआत में बहुत ज्यादा कि ऐसे घर ही लेना है, या फिर वो जैसे कॉलेज वाला जो एज था 17-18, उस टाइम पे मतलब अपने लेवल का ही मैं गोल बनाती, ऐसे बहुत बड़ा कभी नहीं बनाया। जैसे कॉलेज में हूँ तो कॉलेज टॉप करना है और धीरे धीरे कैसे पैसे कमाना है वो सब रिसर्च करना है, इस टाइप का गोल, मतलब काफी रियलिस्टिक गोल खुद के लिए रखा करती थी। बाय द टाइम थर्ड ईयर तक आई तो पैसे ऐसे ज्यादा कमाने लगी थी, मतलब फ्रीलांसिंग के थ्रू और इंटर्नशिप्स के थ्रू काफी सारे प्रोजेक्ट्स करना, और ऐप भी खुद का लॉन्च करना प्ले स्टोर पे, वहां से एड रेवेन्यू, कई सोर्स ऑफ इनकम हो गए थे कॉलेज में रहते हुए 2nd-3rd ईयर में। तो मुझे लगा कि पैसे कमाना उतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब बड़े गोल्स रखे जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि आप जैसे महीने का 40-50 हज़ार भी कमा लो तो बहुत बड़ी बात है। आप रोटी खा लोगे, अपना घर चला लोगे, उतना बहुत होता है। पर जब मैंने एक जैसे छोटा ऐप बना के ऐसे 2-3 लाख का पेमेंट आने लगा, जो कि मैं इजीली बना लेती थी क्योंकि अच्छे से सीख लिया था। किस उम्र में? मैं वही कॉलेज टाइम पे? हाँ, 2018 की एज में, 18-19 की एज में। तो मुझे लगा कि मतलब अगर आपको चीजें अच्छे से आती हैं, खुद को आपने ट्रेन किया हुआ है, खुद में इन्वेस्ट किया, आपने स्किल सीखी है, तो पैसे कमाना बिल्कुल इतनी बड़ी बात भी नहीं है जैसा एकदम इंडियन सोसाइटी में हवा बना के रखा गया है कि 20,000 कमाना भी मुश्किल है। हाँ, मतलब ऐसा ही लोग माइंडसेट बना के रखते हैं। पर व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं, इतना टफ भी नहीं है, तो फिर अब मेरी एक डायरी है जिसमें मैं गोल्स लिखती हूँ अपने सारे, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। तब मैंने लगभग आप समझ लो 19-20 की उम्र में ये लिखा कि मैं ऐसे घर लूंगी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत आलीशान सा, और उनको गिफ्ट करूंगी घर, फिर मैं ड्राइविंग भी सीखूंगी। तो ड्राइविंग सीखने के लिए ऐसे ही कार ले ली थी मैंने, अभी दूसरी कार भी लेनी है। क्या बात। और ये सब ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स, काफी सारे, नॉट छोटे, मतलब आपने जब वो ड्रीम लिख दिए थे जब आपको आइडिया भी नहीं था कि फुलफिल मतलब करूंगी कैसे? हाँ, राइट। बट थोड़ा थोड़ा मतलब ये हो गया था कि पैसे मैं कमा सकती हूँ, तो मतलब ठीक है, ऐसे करोड़ों का भी सपना देखने लगी थी कि करोड़ों का घर ले सकते हैं। वो थोड़ा थोड़ा एक आई थिंक आपकी माइंड में चीजें आने लगती हैं जब एक, और मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और ग्रेटिट्यूड भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, मैनिफेस्टेशन भी करती हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा सेंटेंस में लिखती थी कि आई एम करोड़पति, आई हैव हाउस वर्थ करोड़, ऐसे करके कुछ कुछ चीजें। चलो आप ही का आगा, हम तो सबका मना कर रहे थे गेस्ट ने, चलो कोई नहीं, चलता है। इसको भी ऐड करना चाहो एडिट कर सकते हो। जी 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 जी। तो मैं ऐसे काफी स्टेटमेंट्स लिखती थी अपनी डायरी में कि आई एम करोड़पति, आई हैव हाउस वर्थ करोड़, इस टाइप के छोटे छोटे गोल्स। आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई हैव अ वेरी गुड जॉब। तो उस टाइम पे कॉलेज में ये सपना ऐसे मतलब दिखाया जाता है सीनियर्स के द्वारा भी और प्रोफेसर्स के द्वारा, जब आप बीटेक कर रहे होते हो, इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, कि आप अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो आपका पैकेज बहुत अच्छा होगा और आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर माने जाओगे। तो मैं फिर ऐसे भी लिखती थी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और ऐसे मतलब काफी सुनने में बचकाना लगता है, पर आई बिलीव अ लॉट इन दीज थिंग्स। और कहीं ना कहीं जब आप वो चीज़ लिखते हो तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी अलाइन होने लगते हैं उसी डायरेक्शन में, आप उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हो। जैसे अगर मैंने लिखा है कि आई एम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो मैं सर्च करूंगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन कौन सी हैं, और सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है कौन है, और उसको बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें मैं लिखती थी, आई एम करोड़पति और ये सब, तो ऑब्वियसली मुझे ढूंढने हैं ना तरीके की कहाँ से मैं पैसे कमा सकती हूँ। तो फिर कॉलेज टाइम से ही बहुत सारा जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, जैसे बिजनेस, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट
बिजनेस एनालिस्ट डोमेन एक्सप्लोर किया, वहाँ की इंटर्नशिप की, पीएम मतलब प्रोग्राम मैनेजर वाली इंटर्नशिप की, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो तो कर ही रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली इंटर्नशिप की, डेवलपर एडवोकेसी एक नया शब्द आया था उस टाइम पे, वो मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास खुद से अपॉर्चुनिटी आई थी लिंक्डइन पर। अब यहाँ पर ही हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे लिंक्डइन के थ्रू मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि वो चीज होती है दुनिया में, जैसे डेवलपर एडवोकेसी, पर वो बाहर के स्टार्टअप से वो भी अपॉर्चुनिटीज आई। तो आप याद रखना, बाद में इसमें डीप में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी फैमिली पे आना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहां से निकलना, क्योंकि सफलता की दुनिया कहानी बताती है, लेकिन उस सफलता के ग्राफ में पेरेंट्स का मेरे हिसाब से साथ बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपकी कुछ पॉडकास्ट देख रहा था, लेकिन फैमिली पे नहीं पहुंचा कोई, तो मैं पहले वहां पे जाना चाहता हूँ आपके, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं। मैम कितने मतलब आपके ब्रदर एंड सिस्टर? मैं सबसे छोटी हूँ, भैया डॉक्टर हैं और दीदी मिनिस्ट्री में है, बोथ आर मैरिड, और मैं ही हूँ सबसे छोटी आप हैं। तो फादर ने यही ड्रीम देखा था कि आप कंटेंट क्रिएटर बनो, या मतलब उन्हें तो अभी भी नहीं पता है ये क्या होता है। मैं ये ऑडियंस हमारी जानना चाह रही है ना, उनको मजा तो जब ही आएगा ना, उनको लगता है कि हर फादर यही चाहते हैं कि मेरे बेटे को ये क्या कर रहा है समझ में नहीं। मेरे YouTube का प्ले बटन है मैम पीछे, तो मैं बता रहा हूँ पापा ये आ गया 1 लाख पे आता है, उन्होंने क्या होता है ये तो हमें समझ में नहीं आता, इससे पैसे आते हैं? मैं कहा आते हैं, कहाँ है दिखाओ। तो वो उनको समझाना बड़ा, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या अब आपके फादर को लगता है, अब उम्मीद है कि हाँ ये अब सही ट्रैक पे है? अभी भी नहीं लगता? तो नहीं, पापा को तो शुरू से ही लगता है मैं, लेकिन उनको ये ट्रैक तो समझ में नहीं आता होगा ना? ये नहीं आता, ये नहीं आता, मतलब उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ में आता है, पर वीडियोस वाला उतना नहीं समझ में आता है ना। मम्मी को आता है, वीडियो वाला तो आएगा भी नहीं। और इंडियन सोसाइटी में क्योंकि थोड़ी नई चीज भी है, और वीडियोस और इन सब को हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा ऐसे रिस्पेक्ट के उससे भी नहीं देखा जाता। मतलब जैसे सरकारी नौकरी को रिस्पेक्ट देंगे और ऐसे कुछ आप बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर ऐसा कुछ इज्जत देंगे, बट नहीं, अभी ये चीज वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पे ना मैं एक ऐड करना चाहूंगा सौम्या मैम। होता क्या है, अगर कोई लड़की के फादर अगर लड़का देखते हैं ना, तो इंजीनियर हो या सरकारी जॉब हो, अगर कहते हैं ना कंटेंट क्रिएटर है, तो चाहे वो मिलियन वो इससे उसका सब्सक्राइबर बेस हो, लेकिन उनकी थीम उनको नहीं आ रही समझ। लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी आपकी, वो शायद उनको लगेगा जो कंटेंट क्रिएटर है ना भाई, वही आने वाले वक्त में राज करेगा, जो मेरा मानना है। तो अभी आपको लगता है प्रेजेंट टाइम में कि हाँ अब मेरी फैमिली से सबको, जैसे फादर मदर को चलो धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन और जो आपके रिलेटिव होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा धीरे धीरे कि हाँ लड़की सही ट्रैक पे है? आ रहा है? अभी भी डाउट है कुछ लोगों को? नहीं डाउट किसी को नहीं। कब ऐसा लगा आपको कि यार मैं जो कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अपने लाइन में एप्लीकेशन बना के, जैसे आपने लास्ट बताया था, मैंने वहां से पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, कब आपको ऐसा लगा कि यार इसके साथ साथ मैं अब कंटेंट क्रिएटर भी बन सकती हूँ? मतलब आता है ना, फील आता है, जैसे मैं लास्ट किसी और चीज में था, लेकिन मुझे लगा यार मैं स्टूडियो खोल के बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बोलने में एक्सपर्ट हूँ। तो आपको कब लगा कि आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं? किस थीम पे ऐसा आइडिया हो आपको? ओके, तो शुरुआत से ही थोड़ा, जैसे अगर इसकी, क्योंकि देखिए जो कोई बोलने में अच्छा है वही एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, वीडियो कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। करेक्ट। स्कूल टाइम से ही बहुत ज्यादा ऐसे डिबेट कंपटीशन में जाना, स्पीचेस देना, वो सब बहुत करती थी, स्टेज शोज और ये सब कुछ। तो वो कॉन्फिडेंस और स्टेज पे कैसे बोलना है, बोलने का तरीका, वो सब कुछ शुरुआत से ही आता था। और 10th क्लास में एक दिल्ली में पूरा स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ था डिबेट का, तो शीला दीक्षित जी से ऐसे अवार्ड भी मिला था। क्या बात। तो उसमें 3rd आई थी मैं डिबेट कंपटीशन में, तो वहां से और ज्यादा ऐसे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। फिर स्मृति ईरानी जी का एक इवेंट था केंद्रीय विद्यालय का, वहां पे मैंने एंकरिंग भी करी थी, तो मतलब था कि अच्छा बोल लेती हूँ। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ था नहीं, वीडियो ऐसा कुछ ज्यादा सोशल मीडिया का क्रेज ही नहीं था। कौन सा वीडियो वायरल हुआ था आपका इंस्टा पे? आइडिया हो कुछ? मतलब मिलियंस में तो ऐसे काफी गए हैं, मैंने देखा था वो, ठीक-ठाक गए हैं। तो ऐसे कोई नहीं है कि उससे कोई स्पीच था किस वीडियो पे, मतलब ऐसा ट्रैफिक आया कि कोई ऐसी चीज आपने डाली तो लोगों लगा ये तो बड़ा अच्छा बोल रही है बंदी? इन्फॉर्मेटिव जो मैं चीज कर चुकी हूँ अराउंड सॉफ्टवेयर, मतलब जिस चीज में मेरी क्रेडिबिलिटी है, जो चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ लोगों को, उसके बारे में मैंने बताया था। आई थिंक कुछ जॉब के अराउंड था, करियर और ये सब, वही वीडियो अच्छा परफॉर्म करी थी। वो पहली वीडियो थी जो अच्छा परफॉर्म की थी। हाँ, तो पहले मैं बात करी थी उसका, आपने पूछा कि कैसे आपको लगा कि आप बन सकते हो अच्छे कंटेंट क्रिएटर। तो फिर कॉलेज में जब आई, कॉलेज में भी सेम चीजें करी थी, एंकरिंग और एनएसएस एक्टिविटी को लीड करना, ये सब कुछ, डिबेट में पार्टिसिपेट करना, ये सब। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई थोड़ा कोडिंग और ये सब भी आना चाहिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द 4th ईयर मतलब सिर्फ बोलने की कला से मुझे श्योरिटी नहीं हो रही थी कि मुझे जॉब मिलेगी और
कुछ ऐसा था नहीं कि सिर्फ बोलने से आपको बहुत बड़ा पैकेज मिल जाए या फिर ऐसा कुछ, है ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोडिंग सीखना ज़रूरी है। सीनियर से भी डिस्कस करा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप प्रोग्रामिंग, ये लैंग्वेजेस हैं, ये सीख सकते हो, फिर आप DSA कर लो, प्रोजेक्ट्स कर लो और ये सब। तो मैंने वही पाथ फॉलो किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू किया। पहले बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा टफ कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं रो जाती थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये सब मेरे लिए नहीं है। पर फिर होता था कि नहीं यार, अब बीटेक मतलब इतना पैसा फीस भी दे रहे हैं पेरेंट्स, और मतलब थोड़ा प्रेशर मैं ले लेती थी हर चीज़ का। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है अच्छे से। तो बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह सीखा, जावा लैंग्वेज सीखा, डेटा स्ट्रक्चर एक चीज़ होती है कोडिंग में, वो सब करा। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी कंपनी में जाना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर अच्छी स्टार्टअप में जाना है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से आप समझ लो फंडामेंटल होता है, बेस होता है कंप्यूटर साइंस का। और क्योंकि 11th-12th में भी PCM था मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद कंप्यूटर साइंस, तो वहां से भी थोड़ा कंप्यूटर साइंस का नॉलेज था, बेसिक्स थ्योरी पार्ट आप कह लो। उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, लीड कोड पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर जैसे फोन में हम ऐप खोलते हैं, जोमेटो हो गया या फिर स्विगी हो गया, ये सारे ऐप्स होते हैं। मुझे लगा कि जो मैंने कोडिंग सीखी है वो तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने सीख लिया है, पर ये जो एप्स होते हैं ये कैसे डेवलप किए जाते हैं, ये तो उस टाइम में नहीं आ रहा था। मतलब एक बटन को क्लिक करके आप ऐसे ऑर्डर प्लेस कर दे रहे हो, एक बटन दबा रहे हो, फिर आपका पेमेंट हो जा रहा है। ये काफी ऐसे अलग सी चीज लग रही थी मुझे। तो मैंने फिर इसका रिसर्च किया कि कैसे एप्स बनाते हैं, कैसे ये चीज सीख सकते हैं। तो उसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लग रही थी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने गई। ये भी 3 टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो उतना टेक्निकल नहीं जाऊंगी मैं। तो जावा मैंने ऑलरेडी सीख रखा था, तो वहां से एप्स बनाना सीखा। और सच बताऊं तो ये स्किल सीखना मेरी लाइफ में एकदम ऐसे होता है ना, गेम चेंजिंग फैक्टर। ये स्किल मेरे लिए गेम चेंजिंग फैक्टर थी। इस स्किल की मदद से फिर मैंने लोगों को यही चीज सिखाना शुरू किया। मैम ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू आपको कर रहा हूँ, जैसे आपने जावा सीखा, कोडिंग सीखा और आप यहाँ पे चल निकले, लेकिन उस वक्त ना जाने कितने लोग सीखते हैं, राइट, लटक भी जाते हैं। अब ये देख के बहुत से लोग अच्छा हम भी जावा सीख ले तो हम भी मैम के जैसा बन सकते हैं। तो उसके पीछे क्या गणित है कि आपने स्पेशल उनसे क्या किया, इसको भी आप उसमें ऐड करना। राइट, तो एक तो चीज होती है कि हम सिर्फ सीख के वो चीज छोड़ दें। करेक्ट। मेरा ये रहता है कि जिस चीज में मैंने टाइम लगाया है उसमें निचोड़ के जितनी भी उसके आउटकम हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, मैक्सिमम निकाल लो जी। अब मैंने जावा सीखा, तो मैं जावा सीख के पैसे कैसे कमाऊं? मतलब सिर्फ पढ़ाई करने का क्या इतना मतलब, जब क्योंकि देखो एंड गोल इतनी सारी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो भी करते हैं एंड गोल होता है अच्छा पैसा कमा पाना, ताकि हम अच्छा घर ले पाएं, गाड़ी ले पाएं, जो भी सपने आपकी वो सब पूरे कर पाएं, राइट। अगर हम स्पिरिचुअल साइड में ना जाएं तो यही गोल्स होते हैं, राइट। करेक्ट। तो मतलब यही मैंने सोचा कि ये तो मैंने सीख लिया जावा, पर और वो लगभग आई थिंक बीटेक के सारे बच्चे सीखते ही हैं, कोर्स में रहता है, वो कॉलेज के साइड से भी रहता है, जो करिकुलम पुराना चला रहा है जावा उसमें रहता है। पर सिर्फ उसको करने के बाद ऐसे छोड़ना वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो उसको सीखने में, और जावा इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ इज इजी, पाइथन इज इजी, बट जावा सिंटेक्स वाइज टफ होता है। तो अब मैंने सोचा वही कि उसको इस्तेमाल करके मैं क्या करूं, तो मुझे वही पता चला कि एप्स, वैसे भी इंटरेस्ट था एप्स बनाना सीखने में, तो मैंने कहा कि एप्स बनाना ही सीखती हूँ और जावा उसमें लगती है, जावा का यूज आप कर सकते हो। तो मैंने फिर वही एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखा, और ये क्लैरिटी थी मेरे माइंड में कि अगर मैं एप्स बना रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है एप्स की, क्लाइंट्स को जरूरत होती है, बिजनेसेस को होती है, स्टार्टअप्स को होती है, तो था कि मतलब पैसे तो मिल जाएंगे, अगर मैं उनके लिए ऐप बनाऊंगी तो पैसे तो देंगी ना, फ्री में थोड़ी बनाऊंगी। सही बात। और वीडियो भी थोड़े बहुत यूट्यूब पे ऐसे रिसर्च करा था कि मतलब अगर मैं ऐप डेवलपमेंट सीखती हूँ तो इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे मैंने जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सब की। नंबर 1 ये चीज, अब एक ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे इंडिया में स्पेशली आपको जो भी चीज आती है आप लोगों को सिखा के एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मैंने, और उससे आपका एक अच्छा रिवीजन भी होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया होती है, और आप इंटरव्यूज के लिए भी एक तरीके से रेडी हो रहे होते हो, है ना। तो मैंने फिर वो जो स्किल सीखी थी एप्स बनाने की, उसको लोगों को सिखाना शुरू किया। यहाँ पे दिल्ली में इंस्टीट्यूट है कोडिंग ब्लॉक्स, वहाँ पे मैं टीचिंग असिस्टेंट थी। वहाँ पे कुछ ऐसे 10-12 हजार टाइप का स्टाइपेंड वो लोग देते थे पर मंथ का। पर मुझे पैसे से ज्यादा वहाँ पे ये था कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे से बहुत बड़े लोग भी थे जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, ये सब हैं। तो एक माहौल बहुत तगड़ा मुझे वहाँ पे मिला, एक कनेक्शन नेटवर्क जिसको हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा माहौल मिला। वहाँ से मुझे पता चला था कि और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। एक वो हो गया, वहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम मैंने बनाया। दूसरा, उसके अलावा
ओपन सोर्स एक बहुत बढ़िया चीज है, Okay. एक अंडररेटेड चीज है। वहां पर शुरुआत में ऐसे पैसा नहीं मिलेगा आपको, पर ओपन सोर्स में हम डीप में जाएं या फिर नहीं जाएं? नहीं जा सकते हो अभी तो अपने ठीक है, हिसाब से। ठीक है। टॉपिक वाली चीजें हैं तो बता सकते हो। हाँ ठीक है। पता नहीं किसी व्यक्ति की जिंदगी इसी हाँ, चीज को right. बदल जाए। तो जैसे आप कोई भी स्किल सीख लेते हो ना, जी। स्पेशली अगर आप टेक में हो, तो ओपन सोर्स पहले मैं समझा देती हूँ बेसिक मोटा मोटा होता क्या है। तो कई बार हम जो एप्स यूज करते हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया या फिर VLC हो गया, ये सब ओपन सोर्स होते हैं। मतलब इसका जो कोड है ना वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कुछ यूज कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स क्रोम की तरह ही एक वेब ब्राउजर है, राइट? वहाँ पे आप कोई बटन देखते हो, आपको लगता है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और आपको कोड लिखना आता है, मान लो आपको वेबसाइट बनाना आता है, तो आप वहाँ पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एक आपके रेज्यूमे में बहुत ज्यादा दम आ जाएगा कि भाई आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट में कोड लिखा है जिसमें ऑलरेडी लैक्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए थे, जहाँ पर ऑलरेडी हजारों कोडर्स कोड लिख चुके थे, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नॉलेज है, तभी आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो ओपन सोर्स इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप थोड़ा सा भी टेक वाले साइड भी हो, अगर आप वेब, AI, मशीन लर्निंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर से कुछ भी कर रहे हो ना, तो ओपन सोर्स इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वो जाकर आप बिल्कुल करो। यहाँ पे फिर पेड प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, चार्ज वगैरह तो नहीं कोई चार्ज प्राइम लगा रखा, लोग पहुंच जाए मैडम तो यार मोहित जी आप पैसा ले रहे हैं नहीं, तो फ्री है वो पूरा, सब फ्री है। हाँ, तो वो लिंक लगा देंगे हम, आपका दिखा देंगे। हाँ, और इसी में पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे गूगल भी है। गूगल के काफी सारे ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स हैं। गूगल GSOC है, गूगल समर ऑफ कोड है, तो वहाँ पे लगभग आप समझ लो मोटा मोटा 1 लाख प्लस स्टाइपेंड वो देता है। बाकी इस तरीके से और भी बहुत सारे पेड ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं, जो अगर आप एक बार घुस जाओगे ओपन सोर्स में तो आपको खुद पता चलता जाएगा। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई है mohityagi.com, मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके मैं अलग से चार्जेस देता हूँ किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो ये भी कोडिंग वोडिंग से बनती है? हाँ बिल्कुल। मतलब ये किस फैक्ट में चले जाते हैं? इसकी क्या कहानी होती है? मतलब कुछ तो होती है बड़ी एक्सपेंसिव वेबसाइट, कुछ बहुत सस्ती वेबसाइट आ जाती है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएशन करें कि इसको हम इस प्रीमियम में लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या चार्ज देना पड़ेगा किसी व्यक्ति को? राइट, तो देखिए एक तो डिपेंड करता है कि आप किसको वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कह लो या फिर किसको वो प्रोजेक्ट दे रहे हो। सामने वाला बंदा कितना क्रेडिबल है, कितना एक्सपीरियंस है उसे, क्या टेक्नोलॉजीज वो यूज करने वाला है, और उसका पास प्रोजेक्ट देख के तो मतलब वो भी हमारे साथ स्कैम कर सकता है कि हो सकता है कि उनसे कॉस्ट ज्यादा ले रहा हो मार्केट के हिसाब से, उसको कैसे फिल्टर करें हम? अब वो करना टफ है। मतलब मैंने भी नॉट स्कैम, बट मैंने भी ऐसा कर रखा है, किसी क्लाइंट से ज्यादा लिया है, किसी से कम लिया है। तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, ये आप मतलब ये टफ है करना। बट आप मतलब ये हर एक आदमी व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, जिसको कोडिंग की समझ है वही कर सकता है। देखो आजकल AI आ गया है, उसकी मदद से हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे भव्य जी बैठे थे ना, हाँ, स्टार्टिंग उसने वेबसाइट बनाई है अपने आप ही, लड़के ने चला गया वो, तो उसने अपनी वेबसाइट अपना आप ही बना दी। तो मैंने पैसे दिए थे, तो मैं उससे कह रहा था भाई मैंने पैसे क्यों दिए थे, तू मेरी बना सकता था। भैया कोडिंग है वो मैंने सीख के यूट्यूब से सीख के बना दी उसने। हाँ, यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज हैं आजकल, सब कुछ आप मतलब आप अगर मैं अपनी ऑडियंस से ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा एजुकेटेड हूँ, मैं यूट्यूब जानता हूँ चलाना, बस यूट्यूब जानता हूँ चलाना, तो मैं कोई वेबसाइट अपनी बना सकता हूँ? यूट्यूब पे सारे सोर्सेज हैं कि कैसे बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, आप वेबसाइट भी बना सकते हो, इवन ऐप का भी। मैंने एक 30 डेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट लॉन्च करी थी, जिसमें हर दिन एक नया ऐप बनवा रही थी मैं। और ऐप डेवलपमेंट का एक नया टॉपिक, जैसे होता है ना कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी अलग अलग चैप्टर होते हैं, तो 30 दिन में 30 ऐप आप बना रहे हो और 30 चैप्टर्स एक तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, और वो प्लेलिस्ट फ्री में है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और वहां से सीख के बहुत बच्चों ने इंटर्नशिप्स करी और जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग, मतलब अच्छा खासा कमाना सीख गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं इसका एप्लीकेशन बनवाना चाहता हूँ, तो मैं आपके 26-27 जो वीडियो है उनको देखूं, तो मैं डिजाइन करवा सकता हूँ अगर इनको दिखाना स्टार्ट करूँ। तो यार ये तो बहुत आसान हो गया समझ तो। बिल्कुल। तो मतलब लोग कहते हैं पैसे नहीं कमते, पैसे तो कम जाते हैं अगर कोई सीखना चाहे पैसे कमाने तो। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं ऐसे भी है कि मैं आपके यहाँ से सीख के, आपका जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपका है, आपके वहाँ पे सीख के मैं लोगों को पेड कर सकता हूँ। राइट। तो मतलब आप जो समझाना चाह रहे हो यही, जहां तक मैं समझा, मुझे कोडिंग की मैं बिल्कुल समझ नहीं है, लेकिन आपसे बात करके मुझे समझ हो गई कि मतलब एक्चुअली में पैसा कमाना वाकई में आसान है। हाँ, तो यहाँ अगर आप एफर्ट डालते हैं। तो अब कुछ लोग होते हैं कि जैसे 1-2 लेक्चर देखा, 3 लेक्चर देखा, पर उनके सर से ऊपर से जा रहा है, तो फिर उनके लिए टफ है जी, है ना। तो मतलब मुझे भी टफ लगा था शुरुआत में, पर जब आप नहीं गिव अप करते हो, जब आप गिव अप नहीं करते हो, तब जाके आपको धीरे धीरे ऐसे मजा भी आने लगता। मैंने बताया तो, मैं कोडिंग करने जब सीख रही थी रोने भी लगी थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे लिए नहीं है, बट मैंने नहीं गिव अप किया।
क्योंकि वही है, मुझे लगा कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ज्यादा पैसा इसी फील्ड में उस टाइम यही पता था कि सिर्फ इस हाँ, और कोडिंग में मतलब वास्तव में है पैसा, ऐसी बात नहीं है। तो वही है, मैंने कहा कि नहीं, अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो इसमें लगे रहना पड़ेगा। अगर मेरे से पहले लाखों लोग सीख चुके हैं तो मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको पहाड़ चढ़ना है या फिर मून पे जाना है। कितने से कितना कमा सकते हैं मैम कोडिंग में? आपकी नहीं पूछ रहा, औरों की बता लोग कितना कमाते होंगे अंदाजा? टू बी ऑनेस्ट कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो, जॉब की बात करूँ तो करोड़ों के भी पैकेज लगते हैं लोगों के, फ्रेशर्स के भी करोड़ों में पैकेज लगते हैं। फ्रीलांसिंग करते हो वहां पर भी आप पर मंथ अगर अच्छे कोडर हो, अगर आपको अच्छे क्लाइंट्स पता है कि कैसे लेने हैं, कैसे अट्रैक्ट करने हैं, तो वहां पर मतलब पर मंथ 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। शुरुआत करने के लिए मैं कहूंगी कि जैसे एक ऐप बना के आप 20-30 हज़ार से भी शुरुआत करो, एकदम फ्रेशर हो आप, तो ऐसे तुरंत नहीं कि मतलब आज पहला क्लाइंट आपको मिला उसी से कह रहे हो कि हमें 4 लाख दो। ये फिर वो देगा भी नहीं। बहुत से लोग करते भी होंगे ऐसा, राइट। और इंडिया के क्लाइंट्स उतना नहीं पे कर पाते हैं, और मेरे मोस्टली क्लाइंट्स बाहर के होते हैं। अच्छा, आपके फॉरेन के ज्यादा क्लाइंट हैं। हाँ, जैसे तो उनको कनेक्ट कैसे करते हैं मैम? लिंक्डइन, ट्विटर, यहाँ से सबसे ज्यादा मुझे क्लाइंट्स मिले आज तक। और वो खुद आते थे क्योंकि मैंने अपना प्रोफाइल ही ऐसा बना रखा था कि आई एम अ प्रो, आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, अगर आपको एप्स बनवाना है तो आप मेरे पास आओ। मैम एक चीज बताओ, आपका लिंक्डइन मतलब टीम मैनेज करती है आपके इन प्रोफाइल को, मतलब इंस्टा? अभी यस, बट पहले मैं खुद से ही पूरा सब कुछ खुद से करा है मैंने। तो कैसे आ जाते थे, कैसे पता चलता था कि सौम्या है कोई जो कोडिंग करती है, वेबसाइट डेवलप, मतलब सब कुछ क्रिएट करके दे देती है, तो लोगों को कैसे पता चलता था आपके बारे में? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है, मैंने सीख लिया है एप्स कैसे बनाते हैं और मैं अब नए नए प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं प्रोजेक्ट्स बनाती थी तो मैं उसको डाल देती थी लिंक्डइन पे कि टुडे आई क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, जहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, मैंने ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है लेटेस्ट, और उसमें से कुछ पोस्ट ऐसे वायरल भी हुए थे। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कब मुझे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए थे, कोविड के टाइम पे। आपको याद होगा कि काफ़ी सारे ऐप्स बैन हुए थे, चाइना 7-8, हाँ, कैम स्कैनर भी था उसमें, कैम स्कैनर, जब उसकी वजह से मोदी ने टिकटॉक भी बैन हुआ था। वही। तो उस टाइम पे कैम स्कैनर लोग बहुत ज्यादा इंडिया में यूज करते थे, पीडीएफ वगैरह स्कैन करने के लिए और वो सब, और उसका तगड़ा ऑल्टरनेटिव था नहीं। तो मैंने क्या किया कि 3 दिन के अंदर तैयार कर दिया। हाँ, कैम स्कैनर का ऑल्टरनेटिव, तो मोदी जी को धन्यवाद। कैम स्कैनर का ऑल्टरनेटिव बनाया, उसमें एक ही फीचर डाला था क्योंकि दिन में बहुत कुछ डेवलप करना भी टफ होता है। एक फीचर मेन जो था कैम स्कैनर का, वो करके हर जगह पोस्ट कर दिया था, और वो काफी से वायरल हुआ था। और मतलब मेड इन इंडिया काफी चल रहा था उस टाइम कि मेड इन इंडिया को सपोर्ट करो और ये सब, तो प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया था। और वो काफी अच्छा मेरे लिए एक होता है ना, मौके पे चौका मारने वाली चीज। क्या अर्निंग हुआ होगा उस समय, बता दो कोई, ये तो हम चलो इसे हम काट देंगे, वैसे बता दो। वो बाद में मुकुल जी अंदर बैठे हो, काट नहीं, अच्छी खासी अर्निंग हुई थी उससे। अच्छा, ठीक है। तो मतलब डिसेंट, बहुत सही। इवन अभी भी जैसे एड रेवेन्यू जो है उसमें अच्छी अर्निंग होती है, लोग यूज करते हैं, तो आज भी मतलब मार्केट में ठीक ठाक है वो। हाँ, ठीक ठाक है। तो वहां से फिर काफी लोगों को पता चला कि आई एम वेरी गुड इन डेवलपिंग एप्स, और फिर वहां से क्लाइंट्स बहुत ज्यादा। ट्रेनिंग पॉइंट आपने बहुत बड़ी बात कही, जहाँ लोग आराम से लेटे थे ना, सो रहे थे, मजे मार रहे थे, मैडम ने वहां पे काम कर दिखाया और मौके पे चौका मार दिखाया। बड़ी अच्छी बात मैम आपने कही। एक दो चीजें मैं आपसे और पूछना चाहूंगा मैम, जैसे जहां तक मेरी टीम ने मुझे बताया, मतलब आपने स्कूल भी टॉप किया है। कौन सा स्कूल टॉप किया था आपने? मतलब 10th और 12th क्लास टॉप किया था। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। गवर्नमेंट है? हाँ, गवर्नमेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल आपने टॉप किया था। उसके बाद कॉलेज में भी टॉप किया है? हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट थी। मतलब मैं आपको रैंक 1। अरे मैम क्या बात, मतलब मैं आपको एक अपनी इंटरनली बात बताता हूँ मैम। मतलब मैं जब मैंने स्टूडियो स्टार्ट करा था ना पॉडकास्ट का, तो मैं खुद कह रहा था संध्या से, नीलम से, कि यार मैं ना किसी टॉपर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ जिसने 10th 12th टॉप किया हो। मतलब मैंने स्टार्टिंग मेरे दिमाग में थी। अब इत्तेफाक देखो कि आज आप टॉपर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, हमारी लाइन से भी आते हैं, कोडिंग भी जानते हैं। मतलब आपको हो गया कि सारे गुणों को मिक्सी में डालो और घुमा दो और मिक्सी बन गई। तो बड़ा अच्छा लगता है मैम। तो कुछ ऐसी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, स्कूल टॉप करने की बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है थोड़ा कॉलेज टाइप की भी, स्कूल टाइप की भी है। आपने 10th टॉप किया, 12th टॉप किया। जब हम अपने स्कूल टॉप की बात करें, तो मेरे साथ जो मैं हमेशा इस कंसर्न को हमेशा रखता हूँ कि सोचा था कि किसी ऐसे व्यक्ति से पूछूं जिसने टॉप किया हो। मैम आपको नहीं लगता कि टॉपर्स के साथ प्रॉब्लम होती है? अब आप कहेंगे कैसे? एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे साथ
फंडा है जो मैं मानता हूँ, मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। टॉपर्स का दिक्कत ये है, एक आम इंसान है जिसने कभी स्कूल टॉप नहीं किया, वो लास्ट में रहता है, तो वो जिंदगी में कुछ करे ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही लास्ट में कर गया तो बढ़िया, वरना तो नहीं करना था, पहले ही पता है फैमिली को। लेकिन जो टॉपर है उसके साथ दिक्कत क्या है, उसको टॉपर की जो एक्सपेक्टेशन है फैमिली की, रिलेटिव की, उसके दोस्तों की, उसकी समाज की कुछ अलग ही बन चुकी है। अब उन फैमिली को, लोगों को उम्मीद है कि अब हर जगह टॉप करेगा, ये पैसे ज्यादा कमाएगा। और ऐसे मैंने ऐसे लोगों को जो टॉपर्स थे ना, गलत संगति में जाते देखा है। मैं नाम नहीं ले सकता, मेरा एक ऐसा दोस्त था, वो त्यागी है मैम, मतलब टॉप करता था स्कूल, लेकिन आज वो जॉब कर नहीं पाया, क्योंकि ऐसी जॉब वो करना नहीं चाहता था और अच्छी उसे मिल नहीं रही थी, कंपटीशन ज्यादा था। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा होता है या मैं इस चीज को मान रहा हूँ? नहीं, देखिए मोहित जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। अगर आप टॉपर हैं, बढ़िया चीज है, बट ये जो आपने पॉइंट निकाला कि टॉपर्स के साथ ये जो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल होती है। मेरे केस में ये था, देखिए मैं दोनों चीजों की बात करूंगी, प्रोस की भी बात करूंगी और कॉन्स की भी बात करूंगी जी। प्रो सबसे बड़ा तो ये होता है, अगर आप टॉपर हो तो कहीं ना कहीं आप मेहनती हो, करेक्ट, आप पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपके अंदर वो जुनून, एक जज्बा होगा कि कहीं ना कहीं आप पैसे कमाने के लिए भी मेहनत कर रहे होगे। बट हो सकता है कई बार ऐसा होता है, कई लोग जैसे किताबी कीड़ा होते हैं, पर समाज का नॉलेज नहीं होता है, उन्हें जैसे चीजों को रटना पढ़ना जमता है, वो चीज कर पाते हैं वो, और अकेले से रहते हैं। हाँ राइट। तो पर मैं वैसी वाली टॉपर नहीं। हाँ, मैं यही मतलब आपने इतनी बड़ी बात कही, मैं यही तो सोच रहा, मतलब आप वैसे वाली टॉपर, जैसे आप मुझसे डिस्कस कर रही थी सुबह बैठ के, मतलब इतनी नेचुरल लड़की लगी नहीं रहा टॉपर है। मतलब वो तो जैसे नीलम है, मैंने एग्जांपल दिया था, वो एकांत में बैठ के बात करना चाहती है, मुझसे कम ही बोलती है, तो आपसे कनेक्ट कर रही होगी तो बहुत ही लिमिटेड बात कर रही होगी, वो भी टॉपर है। लेकिन टॉपर में भी डेफिनेशन अलग अलग होती है, ये मुझे आपसे बात करके क्लियर हो रहा है। मतलब वही है, कुछ टॉपर जैसे आपने कहा, लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं इमेज बन जाती है कि अगर टॉपर होगा तो किताब लेके ऐसे कोने में पड़ा रहता होगा, किसी और से बात नहीं करता होगा। बट मेरे केस में क्योंकि शुरुआत से मैं थोड़ा ऑलराउंडर थी, मतलब पढ़ाई के अलावा जैसे स्टेज पे जाना, मतलब सिंगिंग कंपटीशन हो गया, डिबेट हो गया, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही थोड़ा मल्टी टैलेंटेड कह लो आप, या फिर हर चीज, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होना, मेरे में वो चीज थी। तो मैं वैसी वाली नहीं थी कि सिर्फ ऐसे किताब लेके मैं कोने में पढ़ी हूँ, किसी से बातचीत नहीं कर रही हूँ, और ये सब जो वो वाले टॉपर्स होते हैं उन्हें डेफिनेटली स्ट्रगल देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से बात करना नहीं जानते हो लोगों से, आप कंफर्टेबल नहीं हो समाज में बैठने के और लोगों से बातचीत करने के, सिर्फ किताब में ही आपका मन लगता है, तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, जब आप आगे बढ़ोगे, जॉब करने जाओगे, या फिर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, जो भी आपके गोल्स हैं, और आपको जमता नहीं है कि आप लोगों से बात करो, सिर्फ किताब में ही पढ़े रहना आपको जमता है, दिक्कत तो आएगी ना फिर, है ना। तो आई थिंक आज के टाइम पे मैं टॉपर उसी को बोलूंगी जो कि पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी रखे। और आई थिंक मेरे पापा का रोल इसमें काफी ज्यादा रहा है। उन्होंने शुरुआत से ही थोड़ा ऐसे ट्रेन किया है कि भाई आपको आना चाहिए कि बात कैसे करनी है लोगों से, समाज में उठना बैठना आना चाहिए। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसका है वही टॉपर वास्तव में है। सिर्फ किताब पढ़ के टॉप कर देने से टॉपर नहीं होता है। अगर आप ओवरऑल एक आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप बढ़िया से बात करते हो, आपकी बोलने का तरीका अच्छा है, वो सब कुछ मैटर करता है मेरे ख्याल से। लाइफ में टॉपर वही बनेगा जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, साथ में वो पढ़ना। अब अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई बंदा किताब में अच्छा पढ़ लेता है, किताब मतलब रट वट लेता है अच्छे से, पर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ही और शी इज नॉट एबल टू टॉक एफिशिएंटली, तो वो लाइफ में फेल होगा। करेक्ट, राइट। और उल्टा अगर दूसरी बात करें, एक बंदा है वो बोलने में बहुत तेज है, उसे सामाजिक नॉलेज है, कहाँ से थोड़ा तेज है, चालू है कि भाई ऐसे यहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं, ये करा जा सकता है, पढ़ाई में ओके है, वो बंदा लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, वो लाइफ का टॉपर बन सकता है। तो लाइफ का टॉपर होना और सिर्फ स्कूल या कॉलेज में टॉप करना, किताबी, ये बड़ी बात है, ये बहुत अंतर है दोनों में। ये आपने मतलब मेरे आज पॉइंट को क्लियर कर दिया है, बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैम आपको, क्योंकि मैं टॉपर से बड़ा डरता हूँ यार। मैं मतलब मैंने अपने उस दोस्त को देखता हूँ ना, तो मुझे लगा, तो वो आपने उनको फैक्ट बताया कि वो इंसान ना अकेले रह के ना, तो मतलब जो होता है सारे समाज को, जैसा आपके फादर की बड़ा अच्छी बात फादर ने कही कि समाज को देख के तेरे को बड़ा बनना है। अगर आप भी अकेले रहते, शायद आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनना मेरे हिसाब से आसान नहीं है। इतनी ऑडियंस आपको देख रही है, मतलब आप स्टेज पे आकर माइक खड़ा होकर आप बोल रहे हो कि मैं सिंगिंग भी करती थी, होस्टिंग भी करती थी, तो आपने अपने आप को वहां से टॉपर बना दिया। तो पहले आपने समाज की नजरों में अपने आप को टॉपर बनाया, तो आप अपने आप ही टॉपर बनते चले गए। एक चीज और आपसे ऐड करना चाहूंगा मैम, प्रेजेंट टाइम में आज की तारीख में कैसे ऐसे रिसोर्सेज है, सपोर्ट दैट, ऐसे आप कंटेंट क्रिएटर है, पिछले कुछ महीनों से लगातार कार्य कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, 4 लाख से ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। कौन व्यक्ति अगर
स्टार्ट करना चाहता है, वो क्रिएटर बनना चाहता है, तो कौन से ऐसे टूल का इस्तेमाल करे जिसके माध्यम से वो आसान तरीके से क्रिएटर बन सकता है? टूल लाइक फोन कौन सा होना चाहिए? आपको मैं टेक्निकल गुरुजी वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? और आप कौन सा एप्लीकेशन से वो वीडियो एडिटिंग करे, और क्या उसको स्टार्टिंग में पिच देना चाहिए, कौन सी स्क्रिप्ट पे उसको बात करना चाहिए जो आसान हो सके, तरीके से वायरल हो सके? ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन में पहली चीज लोगों के माइंड में एक थोड़ा सा बैठ गया है कि कंटेंट क्रिएशन मतलब कि सिर्फ वीडियो बनाना। टू बी ऑनेस्ट, कंटेंट क्रिएशन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने कंटेंट क्रिएशन की अपनी जर्नी शुरुआत की लिंक्डइन और ट्विटर से। वहाँ पे वीडियोस आपको नहीं बनाना होता है, लो एफर्ट वहाँ पे लगता है, और एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे लिए वो चीज ईजी थी। जैसे मैं पूरे दिन मतलब मंडे टू फ्राइडे कोड लिख रही हूँ, रिलीजेस पे काम कर रही हूँ, एप्स बना रही हूँ, सॉफ्टवेयर लिख रही हूँ, राइट, सॉफ्टवेयर का कोड लिख रही हूँ, सो मेरे लिए कम टाइम बचता है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शुरुआत करो कंटेंट लिखना, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, और मेरे पास जब ऐसे स्टूडेंट्स आते थे पूछने कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, हम कैसे जॉब ले सकते हैं, हम कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, मैंने सोचा एक एक बंदे को ऐसे गाइडेंस देने से अच्छा है क्यों ना मैं पब्लिकली अपना नॉलेज जो है वो शेयर करूं, राइट। तो मैं जो चीजें आती थी मैं लिख के लिंक्डइन पर पोस्ट करती थी, ट्विटर पर पोस्ट करती थी, और वो थोड़ा सा लेस एफर्ट वाली चीज है। और टू स्टार्ट विद यू कैन डू दैट, वहां से भी आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब मोनेटाइज हो रहा होता है, वैसे ही आपका लिंक्डइन और ट्विटर भी मोनेटाइज हो सकता है। यू कैन अर्न फ्रॉम ब्रांड कोलैबोरेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। यूजीसी भी आप वहाँ पे कर सकते हो, किसी और ब्रांड का आप अगर लिंक्डइन या फिर ट्विटर संभालना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी कई सारे तरीके हैं, राइट। सो अगर आपको लगता है आपके पास उतना टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, या फिर आपको लगता है आप कैमरे के सामने फ्रेंडली नहीं हो, आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो, तो बेबी स्टेप्स लो ना। आप लिंक्डइन से शुरुआत कर लो, ट्विटर से शुरुआत कर लो, कहीं से तो करो। एक आपको एक्सपोजर मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्या प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। थोड़ा बहुत ऐसे 2-4 10 रुपए 100 रुपए 1000 2 ऐसे कमाने लगोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो मजा आ रहा है। और वहाँ पे बस आपको एक तरीके से लिखना होगा, वीडियोस नहीं बनाने, राइट। जैसे लिंक्डइन पे आप इमेजेस भी डाल सकते हो, अपना प्रोफेशनल जो आपको नॉलेज है उसके अराउंड कुछ पीडीएफ्स और वो सब भी बनाकर डाल सकते हो, राइट। और ट्विटर पे भी अलग अलग नीच के लोग हैं, पॉलिटिक्स वाले अलग हैं, टेक का बहुत तगड़ा एक वहाँ पे ऑडियंस है, स्टार्टअप कल्चर बहुत तगड़ा है वहाँ पर, बहुत सारी हायरिंग्स भी ट्विटर से हो रही होती है। ट्विटर पे कितने फॉलोअर हैं अपने? ट्विटर पे 93,000 समथिंग, क्लोज टू 1 लाख। तो मतलब यही चीज है। अब बात करते हैं वीडियो की। अब वीडियो में क्योंकि एफर्ट लगता है, गैजेट्स भी आपको चाहिए, ठीक है। तो मे बी मैं यही अपने ऑडियंस को भी, जो लोग बहुत डाउट में रहते हैं, मैं कहती हूँ इससे शुरुआत कर लो। एक आपको शुरुआत करने का जब एक कर लोगे ना, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा, राइट। वीडियो की बात करें, मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया था, मेरे पास एंड्रॉइड का एक फोन था, कौन सा था, आई थिंक MI से ही शुरू करा था। पर उस टाइम पे मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसा नहीं डालती थी जी। जैसे कोई सेमिनार कहीं पे देने जाना है, उन्होंने कहा कि वीडियो बना के आप बता दीजिए कि हम आ रहे हैं एज गेस्ट स्पीकर। तो जब वहां से आइडिया आया, हाँ, तो वहां से ऐसे छोटा ऐसे सामने रख के बहुत दिक्कत होती थी, कैसा एंगल रखना है और वो सब। मतलब एंगल में ऐसा लगती थी कि बहुत मोटी दिखती थी तो वो स्ट्रगल करके कैसे भी अटेंड करना है, कोई नहीं काटना है। हाँ जी, चलो जी। तो वो स्ट्रगल करके कैसे भी ऐसे वीडियो वगैरह बनाकर दे देती थी कि हाय। और मेरा पहला सेमिनार था NIT दिल्ली में, तो वहाँ पे मैं इनवाइटेड थी टू गिव गेस्ट लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा था कि एक आप ऐसे बोल दीजिए कि हाय एवरीवन, आई एम कमिंग टू NIT दिल्ली और मैं इस बारे में बात करूंगी, सी यू यार, ऐसे करके कुछ तो वहाँ पे ऐसे वीडियो वगैरह बनाया था। तो पहले सोची थी लैपटॉप के कैमरे से बना लूँ या फिर फोन की, बड़ा कंफ्यूजन था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कई सारे जो ब्रांड्स है एडटेक के, जितने भी टॉप एडटेक्स है इंडिया के, सबके साथ है वर्क। जैसे स्केलर हो गया, अपग्रेड हो गया, न्यूटन स्कूल हो गया, इन सबके साथ है वर्क डिफरेंट वेज में। एज एजुकेटर भी कोडिंग पढ़ाने के लिए उनके साथ जुड़ी थी। फिर उनके मेन यूट्यूब चैनल्स पे, जैसे स्केलर के मेन यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे, बहुत सारी मेरी वीडियोस देखोगे। जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे मैंने देखा किस तरीके से पूरा उन्होंने सेटअप वगैरह कर रखा है, प्रॉपर स्टूडियो। वहाँ से काफी नॉलेज भी मिला कि कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। बट जब मैंने प्रोफेशनली थोड़ा स्टार्ट किया वीडियो बनाना, आईफोन से मैंने शूट करना शुरू किया था। कोई ऐसे एक्सपेंसिव कैमरा या कुछ नहीं था, सिर्फ एक आईफोन, और उस टाइम माइक भी नहीं माइक बोया का 600, हाँ वो चलता था, वायर बहुत लंबी वायर, पूरी उलझ जाती थी, सुलझाने में ही मेरा टाइम चला जाता था तो आईफोन और बोया जब मैंने थोड़ा प्रोफेशनली स्टार्ट किया, तो अगर आप आईफोन अफोर्ड कर सकते हो उससे स्टार्ट कर लो, या फिर कोई डिसेंट भी फोन है, मैं कहती हूँ शुरुआत कर लो। मेरे हिसाब से शुरुआत करना बेहतर है। मतलब देखो, आप शुरू करोगे तो भले ही हारोगे, बट एक एक्सपीरियंस तो आपको मिल रहा है ना, और उस एक्सपीरियंस से आप अपनी गलती से सीखोगे और धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहोगे। आप कुछ करोगे ही नहीं
तो वो तो सबसे बेकार चीज है। सही मेरे ख्याल से हारना इज बेटर देन कुछ नहीं करना। एटलीस्ट कुछ तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना। आप भले ही ना जीतो पर वहां से आपको एक एक्सपीरियंस वो चीज देकर जा रही है। तो स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाहते हो तो नॉन वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो पहले तो, जैसे लिंक्डइन, ट्विटर ये सब हो गया। वीडियो में आना है, जो भी आपके पास फोन पड़ा है उससे ही बनाना वीडियो शुरू कर दो। आपको समझ आएगा कि आपके प्लेटफॉर्म के लिए क्या चल रहा है, ऑडियंस आपको क्या चल रही है। हाँ, ऑडियंस आपको कैसा उनको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और कई बार ऐसा देखा है मैंने, लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, अचानक से कोई एक वीडियो भी ऐसे वायरल हो जाए तो चीजें चल जाती हैं। तो जस्ट स्टार्ट, दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई विल गिव टू एनीवन जो वीडियो या फिर नॉन वीडियो कैसा भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं। ये बड़ी बात आपने कही मैम। और जब आप बोलने स्टार्ट करते हो ना, मैं तो आपको देखता चला जाता हूँ, मतलब एक पॉइंट भी आप मतलब अपना आपने ना इन चीजों पे इतना काम किया हुआ है, वो आपके बोलने के तरीके से आइडिया हो जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है मैम। आप जहाँ तक मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी टीम ने आपको ऑब्जर्व किया है, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, ठीक है ना। आप अपने सारे अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज भी कराते, चाहे टीम के थ्रू आप करा रहे हैं, पहले खुद भी करते थे। आप एज ए जॉब पर्सन भी हैं, आपको फैमिली भी देखना होता है। आपने भी जस्ट पता चला है आपने एक फ्लैट भी लिया है और आप कार का सपना वो भी पूरा करने वाले हैं। आप मतलब कुल मिला के इतनी सब चीजों को मेंटेन करना एक व्यक्ति के बस की मेरे हिसाब से तो बात नहीं होनी चाहिए। और वो भी उम्र की अगर मैं बात करूं तो 23-24 साल आपकी शायद उम्र है। तो आपको नहीं लगता कि उम्र के हिसाब से आप कुछ ज्यादा स्पीड से चल रहे हो? मैं सच बताऊं तो अभी जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मतलब मेरे जो जूनियर्स हैं वो मुझसे 2 कदम आगे हैं। मतलब कॉलेज में रहते हुए उन्होंने अपने जैसे स्टार्टअप खोल लिया है। अच्छा जी। अब फंडिंग भी लेने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो और आपको ये लगता है कि मैं जो कर रही हूँ ये भी कम है, हाँ। नई जनरेशन हमसे भी बेहतर करने वाली है। राइट। तो मैम ये तो फिर बहुत कंपटीशन बढ़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। इसलिए तो मैं कहती हूँ। तो मैं चीज आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब हैंडल कैसे करते हो चीजों को? सपोज दैट आपका जो जॉब का पीरियड है वो क्या है, उसका क्या टाइमिंग है अपना? मैंने फुली रिमोट ऑप्ट कर रखा है। रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम क्या, कहीं से भी मैं काम कर सकती हूँ। यहाँ से भी कर लूँ, घर में बैठ के बीच से कर लूँ, कहीं से भी आई कैन डू वर्क। बस काम होना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स नहीं है। बस मीटिंग्स अगर हैं तो यू हैव टू बी देयर इन द मीटिंग्स। और जो आपको टास्क असाइंड होते हैं, जैसे अगर आप कोई रिलीज लीड कर रहे हो या फिर जो भी है, जो काम है आपका वो होना चाहिए। चाहे वो आप रात में अगर करना पसंद करते हो रात में कर सकते हो, दिन में तो दिन में कर सकते हो। तो वही मैं कोशिश करती हूँ कि जो इंडिया में और जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं उनके जैसा ही सिमिलर टाइम रहे। तो मैं दिन में ही काम करती हूँ और फिर लॉग आउट कर देती हूँ। क्या करोगे मैम, इतना पैसा कमाते हैं, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मैम मैं ये चीज आपसे मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। मैं बड़ा इंप्रेस हूँ आपसे, ईमानदारी से। मैं लिमिटेड लोगों से इंप्रेस होता हूँ आपसे। मतलब आपकी कामयाबी से मैं बड़ा मतलब प्रभावित हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अभी आपसे जब जस्ट बात कर रहा था, हमने 2 पैसे कमाए, 2-4 चीजें खरीदी हैं भगवान की दुआ से, तो हम ना कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। हमें नहीं पूरा हिंदुस्तान, मतलब बाहर की कंट्री में नहीं जाते। वो लोग सोचते हैं इस पैसे को 2x 3x 4x कैसे किया जाए। लेकिन आप जो सोच है ना वो इंडिया वाली मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आप एक कंफर्टेबल जोन में पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहे। अगर आपका 4 लाख के समथिंग फॉलोअर है, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है, नहीं बता रहे वो बात आपकी अलग है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यार मेरे को कंफर्टेबल जोन में चला जाना चाहिए? और क्या ऐसा मतलब कहाँ से ऐसा पुशअप मिलता है कि नहीं अभी तो मैं इससे भी ज्यादा कर सकती हूँ? मेरे ख्याल से ये अभी बस शुरुआत ही है। मतलब अभी उम्र भी छोटी है और अभी तो जस्ट जर्नी बिगिन हुई है। अभी तो बहुत चीज़ें अचीव करी। मतलब अगर मैं अपना वो डायरी देखूँ तो उसमें मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रखी हैं। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बता दो जो ऐसी है जो मतलब आप आने वाले, हम भी अच्छा वो रील बना के वो वायरल होगी आने वाले वक्त में। यार ये तो बंदे ने बोला था, क्या ऐसा ड्रीम है बता दीजिए हमें। जैसे दुबई में विला लेना है मुझे खुद का। क्या बात। अच्छा वैसे मैं गोल्स बताती नहीं हूँ। कार कौन सा? कार गोल्स एक बता दिया, सारे नहीं बता। नहीं कार तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मेरा भी गोल है मैम BMW मर्सिडीज लेने का, तो मैं तो बता देता हूँ क्योंकि मेरा मन है, जब मैंने ना अपने जूस वाले से बताता था। अच्छा तो हाँ तो मतलब पहले इंडी का कार थी सेकंड हैंड, तो मैं लगाता था उसके सामने। मैं कहता भाई मैं ना एक दिन कार लूंगा। वो कहता भाई तू लेगा, तूने 20,000 की ले रखी है। मैं कहा भाई मैं ले लूंगा। फिर मैंने 50-70 हजार रुपए की थोड़ा सा देख के दूसरी सेकंड हैंड कार ली ओपरा। हाँ उसके बाद देख लिया, भाई यू लिया। यार तू तो बात कर रहा है बड़ी कार लूंगा, नई कार लूंगा 18-20 लाख की। मैं कहा तू रुक रहा है, मैं लूंगा। फिर मैंने और 1.5 साल बाद स्कोडा कुशाक 18-19 लाख की कार खरीद उसके बाहर खड़ी कर दी। मैं कहा अब बता मैं BMW मर्सिडीज लूंगा। अब आप ले लोगे? तो मैं कह रहा हूँ भाई तूने कैसे ले ली? मैं कहा मैं तेरे दिखाने के लिए ले ली। मतलब मेरे दिमाग में आता भाई तेने उसको बोला है अब तेरे को लेना है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बोल देता हूँ।
तो मैंने ना एक बार 400-500 लोगों के सामने बोला मेरे को BMW लेना है। Okay. और वो क्लिप मेरे पास आज भी रखी हुई है। मेरा ये 400 लोग ये कहेंगे इसने ली नहीं, इसका मतलब झूठ बोलता है। इसलिए मैं आपसे पूछवाना चाह रहा हूँ कि कल को आप बोल दो, फिर ये क्लिप मैं आपको भेजता रहूंगा कि मैडम देखो आपने बोला था। तो कार बताओ, दुबई का विला वाला भेजते रहना कि मैम अभी तक लिया कि नहीं लिया आपने, फिर आपको मैं होस्ट करूंगी, आपको एंड मैडम को। चलो मैम, दुबई वाला मेरी शुभकामनाएं है मेरी पूरी टीम की कि आप दुबई वाला विला लें और बड़ा अच्छा लगेगा। जब दुबई हमें बुलाना मैम, जब वहाँ पे इनोवेशन करें आप, बिल्कुल बुलाएंगे। हम अपनी टीम के साथ आएंगे, अच्छा लगेगा हमें दुबई जाना। तो एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, वहीं से ऐड करना चाहूंगा, अब तक की सबसे, अब कहेंगे मोहित सर आप घूम फिर के इनकम पे क्यों आ जाते हो? तो हर आदमी ना पैसे कमाना चाहता है, तो हम सोचते हैं यार मार्केट में लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। ये भी जो लड़की बैठी है 23-24 साल की, कह रही सर मैडम कितना कमाती है? तो मैंने कहा यार कैमरे के सामने पूछूंगा तो अच्छा लगेगा, पहले तो बात अलग है, कैमरे के सामने रिकॉर्ड रहेगा। तो कितना मंथली अर्निंग कर लेते हैं अंदाजा? मंथली मतलब सब कुछ ऐड, कंटेंट क्रिएटर, अपना जॉब को ऐड करके, लिंक्डइन स्पॉन्सरशिप सबको ऐड करके मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट हो बताना चाहिए? बता दो, आपकी इच्छा है, बाद में डालना चाहेंगे डाल देंगे, वरना एडिट करके हटा देंगे। अच्छा खासा कर लेती हूँ। मतलब हो जाता है, लाखों में हो जाता है? अरे करोड़ों में नहीं, बस तो चलो, क्यों मैं घी शक्कर नहीं हो जाएगा, भगवान ईश्वर ने चाहा तो। क्योंकि आज की तारीख में होता क्या है, जितने भी ये व्यूअर्स है ना, सबको एक ही चीज लगती है, उनको लगता है यार पैसा कमाने के लिए उम्र का तजुर्बा होना जरूरी है। सब ये मानते हैं। हमारे फादर कहते हैं जब उम्र हो जाएगी ना तो जब पता चलेगा कि पैसे की कितनी अहमियत होती है। जब तुम्हें लगता था नहीं यार ऐसी बात नहीं है, उम्र से पहले भी अहमियत पता चल जाती है। राइट। तो मुझे लगता है आपको उम्र से पहले अहमियत पता चल गई पैसों की, तो आप कमा गए। बिल्कुल। रिटायरमेंट का क्या प्लान है अपना, कि कब रिटायरमेंट ले लेना है? अभी कुछ नहीं सोचा है, अभी तो बस कमाना है। तो मैं तो ये बड़ी प्यारी बात आपकी तरफ से कहना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, क्योंकि अगर आप 23-24 साल की उम्र में पैसा कमा रही हैं और वो भी लाख में, तो लोगों को गांव देहात में बता देना लाख, तो सदमा जाएगा, लोग तो कहेंगे पता नहीं किस तरीके से कैसे अर्निंग किया जा सकता है। लेकिन हम सबसे ज्यादा अभी 100% किस प्लेटफॉर्म को दे रही हैं आप? 100%। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को ना इसी में जाना है, इसी से मुझे पैसा, आपका जॉब भी है और कंटेंट क्रिएटर भी हो। बताती हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मोहित जी, मैं 3 इंडस्ट्री से आती हूँ, अगर हम देखें कुल मिला के। एक तो हो गई अपनी कंटेंट इंडस्ट्री और एक हो गई अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री, बिकॉज कोडिंग सिखाना भी एक मेरा काम अभी तो नहीं परस्यू कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं, बट कोडिंग काफी सारा ऐसे सिखाया भी है, मतलब अलग अलग एडटेक के साथ भी काम किया है, कोर्स बनाना और वो सब। तो एक कंटेंट इंडस्ट्री हो गई अपनी, एक एजुकेशन इंडस्ट्री और एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जी। और कॉलेज लाइफ में जब मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि मैंने कई चीजें एक्सप्लोर करी हैं, तो बाय एक्सप्लोर मेरा यही मतलब था कि मुझे समझना था कि सौम्य को पसंद क्या है, क्योंकि हजारों चीजें हैं दुनिया में, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, पर मुझे क्या पसंद है। तो सब एक्सप्लोर करने के बाद काफी चीजों में फेल भी हुई, काफी चीजों में बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे ये समझ आया कि सौम्य को 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो कोड लिखना, कोड पढ़ाना, मतलब कोडिंग सिखाना लोगों को, और कहीं ना कहीं कंटेंट बनाना। और यही तीनों चीजें मैं अभी परस्यू कर रही हूँ। और अगर आप पूछो इनकम, इन तीनों में बहुत पैसा है। तीनों में पैसा, ये तो हाँ, मुझे आइडिया हो गया। तीनों में पैसा है, बीट कंटेंट हो गया या फिर एडटेक इंडस्ट्री में भी है। एडटेक इंडस्ट्री में काफी अप एंड डाउन लगा हुआ है कोविड के बाद, जैसे बायजूस और उन सब का काफी सिनेरियो था। बट अगर आप एक अच्छे एजुकेटर हो, अपनी ऑडियंस को आप अच्छे से पढ़ाना जानते हो, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, राइट। तो स्किल लोगों को सीखनी जरूरी है। अगर आप स्किल सिखाते हो, आप सिखाने वाले हो, तो आप कभी बिना पैसे के नहीं बैठोगे, है ना। आप कोई भी स्किल देख लो, अगर आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश भी सिखाओगे तो आप कमा लोगे, डिसेंट कमा लोगे, राइट। तो इस इंडस्ट्री में भी पैसा है, और सॉफ्टवेयर मतलब कोडिंग इंडस्ट्री में तो है ही। तो ऑल द 3 इंडस्ट्रीज आर गुड। और अगर आप पूछ रहे हो 100% मैं किसको देना चाहती हूँ, तीनों को। होता ना कि एक होता है एक हाथ में लड्डू, मतलब 2 में, ये तो सब तीनों हाथों में लड्डू। देखो सबसे इत्तेफाक की बात मैं कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से, जितने भी ऑडियंस मुझे सुन रही है, देखो मैडम ने चीजों भी एक्सेप्ट कौन सी करे जिसका जमाना आने वाला है। मतलब कंटेंट क्रिएशन का जमाना आने वाला है, ये आपका कोडिंग का, आपको पता है इसकी इतना बड़ा स्कोप, हर आदमी जब कंटेंट क्रिएटर, तो वेबसाइट भी सबको चाहिए, एप्लीकेशन भी सबको चाहिए, तो आपने उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करा है जो फ्यूचर है। तो ये मेरे हिसाब से कोई आम इंसान नहीं कर सकता। पता नहीं आपने कौन से भगवान से एक आशीर्वाद लेके आए हैं आप। नहीं, मतलब मेरे आसपास में देखूं ना, सब लोग ऐसे मल्टी टैलेंटेड है। मतलब कभी कभी तो ऐसे मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक शब्द है, वैसा हो जाता है। मतलब लगता है कि उन लोग के पास बैठ के कि मैं कितनी छोटी हूँ, ऐसा लगता है। मे बी बिकॉज वही है, थोड़ा
एक सर्कल कैसा है वो भी थोड़ा मैटर करता है, समझ रहे हो आप? अच्छी बात है, मतलब जैसे लोगों में आप बैठते हो ना, आप ऐसे बन जाते हो। और और जैसे आपसे मैं मिल रहा हूँ तो मुझे अब इतना जोश आ गया यार, अब तो मेरे को पैसा और 2 गुना कमाना है। जब ये 23-24 साल की उम्र में आज भी इनकी भूख खत्म नहीं हुई, हम कैसे ठंडे हो सकते हैं? तो सब लग जाओ काम पे। मैडम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, तो क्या बातें चलती हैं आपके सर्कल में, ये पूछना चाहेंगे हमारी ऑडियंस। मतलब जैसे मेरे से छोटे भी जो लोग हैं जी, उन्होंने अपना ऐप बनाया, ठीक है, ऐप को आपसे भी कम उम्र के व्यक्ति ने ऐप बना दिया। अच्छा, ऐप बना दिया और मोनेटाइज वगैरह भी कर लिया है, अच्छे से लॉन्च भी हो गया, सब कुछ हो गया है। अब उस पे से मिलियंस की फंडिंग उठा रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं। मतलब विजन उनका मतलब मेरे से कितना ज्यादा आगे है। सो वही है, मैम फंडिंग मिल जाती है ऐसे बच्चे पे, कोई इन्वेस्ट कर देता है? मिल जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर, इवन मैंने भी कुछ ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीजें आगे जाके ग्रो होनी ही है, कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। तो आपके पास अगर कोई आया और आपने कहा कि मैडम ये मेरा आइडिया है, अगर मुझे जमेगा तब अगर आपको जैसे वो शार्क टैंक चलता है इस तरीके से, राइट, मतलब आपके पास भी लोग आ जाते हैं इस तरीके से, तो आपने किया है ऐसा इन्वेस्टमेंट? हाँ किया है। अच्छा, तो ये चीजें होती है? मैं तो इनको वैसे ही मानता हूँ इन चीजों को। नहीं होती है। तो ये लड़का जो था ना भव्य, अगर ये अपनी जो वेबसाइट बना के मुझसे इन्वेस्ट कराता है, लेकिन मैं उसको कहता है वैसे यार अब तो मैं उसको सीरियस लूंगा यार, वो बंदा अपने स्टार्टअप की बात कर रहा है। अगर उसमें आपको लगता है दम है उस आइडिया में, तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब आपका ही पैसा बढ़ेगा इवेंचुअली। ये पॉइंट वाली बात होती है। तो मैम, तो वो ऐसे स्टार्टअप तैयार आपके क्षेत्र में होते हैं, तो आपको लगता है यार ये इतने बड़े बड़े स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम तो लेट हो गए। हम सोचते हैं हम लेट हो गए, ये सोचते हैं ये लेट हो गए। इसका मतलब दुनिया तो बहुत, मतलब इसका मतलब भारत आने वाले वक्त में बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। स्कोप किस चीज का आपको लग रहा है फ्यूचर में? जैसे अभी स्कोप, जैसे अभी तो पॉडकास्ट के बड़ा ट्रेंड चला है, तो कंटेंट की तरफ हो गया। आपको लगता है किस चीज में आज की तारीख में आने वाले भविष्य में स्कोप बढ़ने वाला है? किसी और, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं? ये मोहित जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगी। स्कोप कई बार ऐसा होता है ना, मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में थी, मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा बूम था, सब लोग ऐसे भेड़ियों की तरह मशीन लर्निंग सीख रहे थे, पर मुझे मशीन लर्निंग नहीं सीखना है, मुझे वो सीखना है जो चीज में मुझे मजा आता है और जिसमें मुझे लगा कि इसका पोटेंशियल आगे भी, मतलब एवरग्रीन फील्ड है, मैंने वो चीज सीखी। अब अगर आज मैं आपको बोल दूं कि भाई ऑडियंस जी एआई का बूम आने वाला है, अब सारे चले गए एआई सीखने भेड़ियों की तरह, और एक्चुअली में ये हो रहा है, मतलब लोग जो सुन ले रहे हैं कि वो ऐसे कर देते हैं, वो सारे वही चीज करने लग रहे हैं। अब अपनी जो टेक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसमें भी काफी ज्यादा कोविड के टाइम पे ये हुआ कि सारी बिजनेस, सारे सब कुछ फ्लॉप हो रहा है, बट सॉफ्टवेयर वाले पैसा छाप रहे हैं, उनका घर से काम हो रहा है, कोड लिखना घर से होता है, दे आर मेकिंग गुड मनी, आईटी वाले। और बहुत ज्यादा ऐसे आईटी में लोग आने लगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने के उसमें आने लगे, और एक थोड़ा रिसेशन भी हमने इस इंडस्ट्री में भी देखना शुरू किया, ले ऑफ्स हो रहे हैं, हायरिंग फ्रीज, ये सब कुछ आ रहा है। तो हर एक इंडस्ट्री का अप एंड डाउन अपना फेज आता है। आज के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछते हो कि नियर फ्यूचर में क्या चीज बढ़िया चलने वाली है, कंटेंट बूम में है, बूम में रहेगा, कुछ टाइम तक तो आराम से रहेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं चारों तरफ से यही सिग्नल्स आ रहे हैं, और अभी टू बी ऑनेस्ट ऐसे 2-3% ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया में भी, तो बहुत तगड़ा बूम तो आने ही वाला है। अभी मतलब एक तरीके से टैप भी बढ़िया से नहीं हुआ है ये इंडस्ट्री, अभी मतलब कंपटीशन अभी नहीं, आने वाले और 2 साल में और बड़ा होगा वो। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से हम लोग थर्ड जनरेशन है अगर कंटेंट वाले उसमें देखें। पहले जनरेशन में आप ले लो संदीप महेश्वरी और वो लोग थे, सही और बात है। उसके बाद सेकंड लेयर में ऐसे ही वो एक फाइनेंस के क्रिएटर है, क्या नाम है उनका, जैसे रणवीर अलावादिया ले लो, या फिर ये लोग हैं, हाँ राइट। और फिर थर्ड लेयर अब काइंड ऑफ हम लोग हैं, और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लेयर्स आते जाएंगे, तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और इसके साथ में एआई का बूम अभी काइंड ऑफ 40-50% ऑलरेडी बहुत ज्यादा एकदम हाइप में है, आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं टेक और कंटेंट, ये दोनों इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो होगी। जी ये मेरा एनएफटी के बारे में सुना है आपने थोड़ा? बिल्कुल सुना है मैम। ये ना एनएफटी की बड़ा दौर है, क्योंकि मैं क्रिप्टो की थोड़ी नॉलेज रखता हूँ ना, तो हमारे यहाँ एनएफटी के कुछ प्रोजेक्ट है मार्केट में जो बूम पे हैं, तो लोग कहते हैं आने वाला दौर एनएफटी का है। आपने एक व्यक्ति को सुना होगा, उसने कई करोड़ में एक एनएफटी खरीदी, मतलब ऐसी अब तो अमिताभ बच्चन जी से लेके सब। लेकिन आपको लगता है 2 साल पहले एनएफटी का दौर आया, थोड़ा सा स्लो हुआ ना ऐसे, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो मर गए। मतलब ये मैं प्रैक्टिस कभी कभी होता है, ये आने वाला और आता है नहीं, वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपको इसीलिए मैंने पहली ऑडियंस को कहा कि ऐसे भेड़ियों की तरह भेड़चाल में नहीं जाना है कि एआई आ गया, नौकरी रखा जाएगा, ऐसा मतलब डमरू बजा दिया, पता चला बाद में वो कुछ नहीं हुआ, और वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे उनके फंड डाउन हो गए। तो ये बड़े सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए, ये बड़ी
प्यारी बात मैम की तरफ से हुई है। प्रॉपर आई थिंक अपना रिसर्च करना ना बहुत जरूरी है। मैं जब रिसर्च करती हूँ तो जब कॉलेज में भी थी, जब मुझे चूज करना था किस फील्ड में मुझे जाना है, तो ऐसे 3-4 पैरामीटर उठा लो आप। नंबर 1, इस फील्ड में करंट में सैलरी पैकेज ये सब कितना है। नंबर 2, इसमें आगे नियर फ्यूचर में क्या स्कोप है, ग्रो करेगी ये इंडस्ट्री, नीचे जाएगी। थोड़ा सामाजिक अगर आप ज्ञान रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि वो इंडस्ट्री आगे कैसा करने वाली है। तीसरा कि इस फील्ड में आपको कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि भले ही मान लो एआई बूम है, एआई का जमाना है, पर अगर आपको टेक एआई नहीं पल्ले पड़ता है, आप इसमें आ जाते हो, आप नहीं अच्छा कर पाओगे। इससे अच्छा है आप वो करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, भले ही वो एवरेज इंडस्ट्री हो, बट आपको इंटरेस्ट है उसमें, आप टॉप 1% में रहोगे, आप अच्छा पैसा कमाओगे कंपेयर टू कि आप तगड़ी इंडस्ट्री में आकर नीचे ऐसे लेवल पे रहो। तो पैशन अपने आप एक ये समझना कि आपको पसंद क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। करेक्ट। सिर्फ मेरे कह देने से कि ऐप बनाओ अमीर बनो नहीं, मतलब आपको ऐप बनाने में मजा भी तो आना चाहिए ना। सही बात है। सोमे मैम, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंसान ना हर इंसान की सक्सेस का मुरीद हो जाता है, लेकिन एक बड़ा प्यारी कहावत है कि जल जाते हैं आज भी अंदाज देखकर मेरे दुश्मन, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे, किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे, ये आप पे सूट करता है। आपकी सक्सेस पर अगर आज आप हो, उससे पहले के क्या समस्या है? क्या सक्सेस एकदम से आपको प्राप्त हो गई? ये तो नहीं हो सकता। मतलब कैसी समस्या थी जो स्टार्टिंग में आपके साथ आई हो और आपने अपने आप को उस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया? ठीक है, तो मोहित जी, मैं जब छोटी थी, मतलब मुझे सच में ऐसा लगा नहीं था कि मैं ऐसे करोड़ों का घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करूंगी, या फिर ऐसे गाड़ी सिर्फ सीखने के लिए एक गाड़ी ले लूंगी, या फिर अपने स्टूडियो हो पाएगा। अगर मैं छोटी सौम्या को ऐसे इमेजिन करूँ तो उसके पास इतने बड़े भी सपने नहीं थे। उसके पास स्कूल या कॉलेज में बस यही सपने थे कि टॉप वॉप करना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, इसी टाइप के सपने थे। पैसे के इतने बड़े बड़े सपने मैंने कभी नहीं देखे थे। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप सही टाइम पर सही चीजें सीख लो तो आपकी किस्मत बिल्कुल बदल सकती है। और मेरे केस में जो एक डोंट गिव अप वाला मंत्रा था, बहुत सीरियसली लिया मैंने। क्योंकि मुश्किलें बहुत ज्यादा आई। जैसे कोई भी फील्ड हो, कोडिंग में हो गया या फिर कंटेंट बनाना हो गया, हर चीज में शुरुआत में फेलियर मुझे भी मिला है। जैसे हर किसी को मिलता है, फेलियर मुझे भी मिला है। बस अंतर ये कि ऐसे आते ही आप ऐसे फेलियर थोड़ी बताओगे कि मैं फेल हुई हूँ, राइट? लोगों को ऐसे सक्सेस दिखता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैंने अपने घर वालों को ऐसे करोड़ों का घर दे दिया है या फिर गाड़ी ले ली, जो भी लोगों को लगता है वो ऐसे सामने दिखता है। बट पीछे का स्ट्रगल बहुत कम लोगों को पता है। पेरेंट्स को पता है कि रात में कैसे 4-4, 5-5 बजे तक मैं प्रोजेक्ट्स करती रहती थी, और मतलब बहुत ज्यादा एकदम काफी मैं रोतड़ू बच्ची थी। मतलब कोई चीज नहीं होती थी ना मुझसे, बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी। बट मेरे अंदर एक थोड़ा वही है, ईश्वर में बिलीफ की वजह से या फिर पता नहीं कहाँ से सब चीज अगर बिखरी हुई भी हो ना पूरी, तो एक अंदर से एक रहता है कि नहीं सौम्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड यू कैन डू इट। अगर 10 लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो। और मैं बहुत ज्यादा शिवजी में विश्वास रखती हूँ, भगवान में भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमेशा माई गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी, हमेशा शिवजी मुझे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कहीं भी मुझे ऐसे कंफ्यूजन होता है या फिर कुछ भी माइंड में क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है, तो मुझे गाइडेंस मिल ही जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट पाथ, तुम्हें ये चीज करना चाहिए। और हाँ, बस यही है, मन में एक विश्वास हमेशा से रहा है कि जो होगा अच्छा होगा। बाकी मुश्किलें जितनी भी आए देख लेंगे, सामना कर लेंगे। इसी एटीट्यूड के साथ हमेशा जितनी भी फेलियर्स आए वो सबको झेला है मैंने। और सच बताऊं तो फेलियर वो इंसान नहीं है जिसको फेलियर मिलता है। फेलियर वो इंसान है जो कि फेलियर के बाद फिर से ट्राई नहीं करता है। तो आई थिंक फेल तो हर कोई होता है लाइफ में, बट उसको मतलब आप एज ए लर्निंग लो। और मैं हमेशा फेलियर को एज अ फ्यूल लेती थी और आगे और कैसे बेहतर करना है उसकी प्लानिंग करती थी। अगर एक चीज नहीं बढ़िया चली, दूसरी है ना, प्लान बी रखो ना आप अपने पास, है ना। ये बड़ी बात आपने कही। लेकिन एक चीज मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ मैम, वो एहसास, वो गम, वो पल जो शायद आपके साथ गुजरा होगा। कोई ऐसी भावुक चीज जो शायद आपको निचोड़ सके, या आपको लगता हो यार वो पल मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहिए यार, वो पल बड़ा गंभीर था, वो पल से मैं गुजर चुकी हूँ, कोई ऐसा अपनी ऑडियंस को शेयर करना चाहो तो चाहती हूँ यार ऐसा दिन मैंने देखा था, उस दिन फिर ना आए, भगवान ने वो दिन मुझसे छीन लिया, वो शिवजी का आशीर्वाद रहा। तो
मेरा ये मानना है, जैसे मेरे ऊपर कोई भी डिफिकल्टी आए या फिर कोई भी मुश्किल हो ना, मैं खुद से संभाल लूंगी, मुझे ऐसे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है खुद के लिए। जी। बट जिनसे आप ऐसे थोड़ा लगाव रखते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, अगर उनको कुछ होता है तो बहुत ज्यादा ऐसे झटका सा लगता है। जी। और मेरी मम्मी के साथ उनका मतलब हेल्थ कंडीशन वो सब काफी डिप्लोमेटिक रहता है। ओके। तो उनको अभी कुछ टाइम पहले स्ट्रोक आया था, अटैक आया था। तब एकदम जैसे होता है ना बिखर सा जाना, मतलब वही मेरे माइंड में आया था, इतना सब कुछ कर लेने का क्या फायदा जब जिनको आप इतना ज्यादा प्यार करते हो वही आपके पास ना रहे, मतलब जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो वही वो सक्सेस देखने के लिए नहीं रहेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, मतलब कितना खाली हो जाएगा सब कुछ। तो वो एक पल बहुत ज्यादा इमोशनल था मेरे लिए। बाकी करियर में उतार चढ़ाव और ये सब तो दुनिया में लगा रहता है, मतलब ये तो आप अगर आप स्किल्ड हो ना, मतलब करियर वाली चीज आप सॉर्ट आउट कर ही लोगे। तो मेरे लिए मतलब वो एक काफी मतलब ये बात बड़ी प्यारी आपने कही। मतलब आपने ना अभी भी ना इस चीज को फैमिली पे जोड़ा कि मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है तो मुझे वो हर्ट लगती है, लेकिन करियर में उतार चढ़ाव है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीवन में सबके होना है। लेकिन कुछ लोग ले लेते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी दुनिया में हो रहा है। हाँ। अब मतलब अगर सफलता मिल रही है तो समस्या तो आनी है। अगर समस्या नहीं आ रही और आप सफल हो तो आप टेम्परेरी सफल हो, ये मेरा एल्गोरिदम है। मतलब अगर आप समस्या आ रही है तो ही आप सफल हो। हाँ जी, आप मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप गेस्ट हो हमारे जी। तो लोगों को लगता है ना लाइफ एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन सी होनी चाहिए कि हमेशा हम ऐसे खुश खुश रहें, हमेशा पैसे आते रहें। बट टू बी ऑनेस्ट ये चीज एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ इज लाइक अ कर्व, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते ही हैं। इस चीज को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आप एक तरीके से जीवन का सही आनंद ले पाओगे। मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आसपास हमेशा फूल खिले हुए हैं, मतलब हर सीजन आता है ना, सीजन चेंज होता है, मतलब क्या क्या सीजन होता है, पतझड़ आता है, फिर नए फूल आते हैं, और कहीं ना कहीं तभी तो हमें महत्व पता चलता है ना, नए पुष्प खिलते हैं, अच्छा मौसम लगता है, तो पतझड़ में लगता है अरे पतझड़ थोड़ा ऐसा सा मौसम है। फिर आप जब नया नया मौसम आएगा, हरा भरा देखोगे तो आपको लगेगा वाओ दिस इज सच अ कूल थिंग। तो जब आपके पास थोड़ा ऐसे ट्रबल्स आएंगे, डाउनफॉल्स आएगा, तभी आपको महत्व पता चलेगा सफलता का। अगर आएंगे नहीं तो तू फिर चलते रहो गाड़ी तो और जीवन का मजा ही नहीं आएगा। सच बताऊं तो आने चाहिए, सबके में आते हैं, आप मंगाओ नहीं, आप वो खुद आते हैं, आपको दे दिया जाए लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन आ रहे हैं तो हम उनको झेल लेंगे। बिल्कुल, एक माइंडसेट रखो कि व्हाटएवर विल कम आई विल फेस इट स्ट्रांगली। ये बड़ी बात आपने कही, मैं मान के चलता हूँ मैम इस चीज को, तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। आप जो समस्या ना आ रही हो ना तो समझ लेना आपकी जिंदगी सही ट्रैक पे नहीं है। हमारे साथ जो कुछ ऐसी चीजें होती है ना, मैं सोचता हूँ भगवान ने ये लिख रखा होगा जब भी कर रखे, इसका मतलब कुछ देना चाहता है मुझे। जैसे मेरा अभी फोन फॉर्मेट हो गया ना, तो भगवान ने इसका से ज्यादा कुछ आईफोन 17-18 दे रखा हो जब भी मैंने फोन फॉर्मेट कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात। आपसे बात करते तो मैम ऐसा लग रहा है कि समय का पता ही नहीं चल पा रहा कि समय हमारा कहाँ पे जा रहा है। मतलब होगा कितनी बात करें, क्योंकि हम कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहे, तो बातों में से बातें निकलती चली जा रही हैं। लास्ट पर मैं आना चाहूंगा, लास्ट में एक दो चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आप मतलब मल्टी टैलेंटेड हो, ये तो हमारी ऑडियंस को पता चल गया। आप लाखों में इनकम करते हो, बता नहीं रहे कितने करते हो, ये भी ऑडियंस को पता चल गया। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या, जैसे हमारी इस चैनल के माध्यम से होता है ना कि नारी शक्ति के लिए मैं मैसेज दिलवाना चाहता हूँ। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा, यानी कि मैं लड़की पे हो जाता हूँ सीधा, अगर कोई लड़की किसी के घर में, मेरे घर में भी एक बिटिया रानी है हमारी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जस्ट मेरे 4 महीने पहले मैं बिटिया हुई है। बधाई हो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर बेटा अगर अपनी बिटिया को बाहर भेजता है तो सोचता है, उसके दिमाग में ये थीम है कि यार इसको 24, 25, 26 साल की हो जाएगी तो शादी कर देंगे, जब तक पढ़ रही है जब तक वो पढ़ लेगी। लेकिन आपने, मुझे लगता है कि उस थीम को कहीं ना कहीं चेंज किया है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपसे भी ज्यादा मैं आपकी फैमिली का मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा तो आप यहाँ पे पहुंचे। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपनी बेटियों पे इतना मतलब भरोसा नहीं कर पाती, कर पाएंगे नहीं, पर इसको तो दूसरे घर में जाना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार नहीं वो कर सकती है जब मैं कर सकती हूँ? उनको डिमोटिवेशन होता है कि यार मैं क्या ऐसा करूं कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ जैसे मैम ने किया है, मोहित जी ने किया है। राइट। तो पहले तो उन सभी लड़कियों को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो तुम भी बिल्कुल कर सकती हो। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो कि एक इंसान ना कर सके। अगर तुमने वो सपना देखा है, अगर तुम सपना देख सकती हो तो तुम वहां तक बिल्कुल पहुंच भी सकती हो। और गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। रास्ते में कठिनाई बहुत आएगी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्थर
आएंगे रास्ते में, बट तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उस पत्थर को हटाकर आगे अपने गोल तक पहुंच पाओ। और हल्का सा भी अगर आप तुम्हारे माता पिता तुम्हारा सपोर्ट करते हैं ना, उसको एकदम बेस्ट यूटिलाइज करो। जैसे मुझे इतना पता था कि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि दीदी को भी जितना पढ़ाया था उतना तो पढ़ाएंगे मुझे भी, 12th कराएंगे, ग्रेजुएशन कराएंगे। तो ग्रेजुएशन को एक तरीके से मैंने अपना डेडलाइन लिया था कि सौम्या तुम्हें ग्रेजुएशन करते हुए जितना कुछ एक्सप्लोर करना है, जितने सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने हैं, जो भी फोड़ना है तुम फोड़ लो। इसके बाद हो सकता है कि कई बार होता है कि ग्रेजुएशन के बाद शादी, जैसे हम लोग भी यूपी से हैं, तो यूपी में होता है कि ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दो। तो कहीं ना कहीं, और आपके पेरेंट्स भले ही कितने सपोर्टिव हो, थोड़ा रिलेटिव्स का प्रेशर भी आ जाता है, जैसे बुआ मौसी चाची कि हाँ भाई लड़की ग्रेजुएशन कर लिए, मतलब यूपी में तो मोस्टली बीए चलता है, बीए बीएससी। तो मान लो यहाँ पे मैंने बीटेक करा है, तो हो सकता था कि बीटेक के बाद होगी शादी कर दो। तो मैंने अपने लिए काइंड ऑफ डेडलाइन ली थी कि सौम्या तुम्हें कॉलेज करते हुए जो जो चीजें करनी है ना, जितना फोड़ना है फोड़ लो, उसके बाद हो सकता है तुम्हारी शादी करती जाए, तुम्हें उतनी फ्रीडम ना मिले। तो मैंने एक तरीके से अपने आप को टाइम दिया था कि 4 साल है तुम्हारे पास, जितना उखाड़ना है उखाड़ लो। और उसी टाइम में मुझे फिर अपना ऐसे पोटेंशियल बढ़ता गया। सो आई थिंक गॉड्स ग्रेस। और मतलब आपने प्रूफ करके अपनी फैमिली को पहले दिखाया, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट करा। तो यहाँ पे आपने मैसेज उन लड़कियों को भी ये भी दिया है कि उन्होंने भी अपना आपको प्रूफ किया है, आपको भी अपना आपको प्रूफ पहले करना होगा। राइट। और कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं रास्ते में, मतलब जैसे मैं ये कहूंगी कि छोटी छोटी खुशियों को त्यागना पड़ता है बड़ी खुशी पाने के लिए। क्या बात क्या पॉइंट वाली लाइन है। हाँ, तो जैसे अगर आपका गोल है कि आपको करोड़ों में कमाना है, लाखों में कमाना है, आपको एक बढ़िया तगड़ी जॉब चाहिए, मान लो 15 लाख की भी एक जॉब चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए जी। तो आप कॉलेज में हो, कॉलेज में बहुत सारी चीजें होंगी, कई लोग होंगे सिर्फ कॉलेज एंजॉय करने आ रहे होंगे, उनका गोल हो सकता है कुछ और, वो अलग फैमिली से हो, रिच फैमिली से हो, और उनको मस्ती करनी हो सिर्फ। बट आपको, जैसे अर्जुन की निगाहें बिल्कुल निशाने पर थी, आपको अपनी निगाहें, अपना दिमाग, अपने एक्शन, सब कुछ अपने गोल की तरफ डायरेक्ट करना होगा। और एज यूथ हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, हमारे पास बहुत सारी सोचने की शक्ति है। अगर आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग बढ़िया से चल रहा है, मैं कह रही हूँ आप बहुत कुछ लाइफ में उखाड़ सकते हो यार। मतलब थिंक अबाउट देम जो कि मतलब नहीं कर पा रहे चीजें, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, जो मतलब कई लोग ऐसे अगर बॉर्न भी होते हैं तो डिसेबल्ड होते हैं, राइट। तो हम कितनी, मतलब भगवान की कितनी कृपा है हम पर, कितनी दया है कि हमारे पास 2 हाथ है, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, राइट। सो अगर आपको भगवान ने इतना ब्लेस्ड किया है, आपको सब कुछ दिया है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करो। जितने रिसोर्सेज हैं आपके पास उसका निचोड़ के यूज करो। और मेरे पिताजी एक लाइन कहते हैं, अभाव में व्यक्ति ज्यादा निखर पाता है। आजकल की जो जनरेशन है, इतने सारे रिसोर्स दे दिए गए हैं, बचपन से ही फोन चलाना आ गया है। जैसे मेरा जो भतीजा है छोटा सा, वो मतलब 3-4 साल का है, यूट्यूब खोल के बोलेगा मुझे ये सुपरमैन ये देखना है, और हमें ये सब कुछ नहीं पता था, राइट। तो सारे रिसोर्सेज आज की जनरेशन को दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें मतलब चीजें लग रही है कि सब कुछ ऐसे ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको भगवान ने ऐसे थोड़ा मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार में पैदा किया है ना, तो किसी वजह से किया है। आप अपने परिवार के लिए वो चेंज बन जाओ। मतलब अगर आपके पास हाथ पैर है, देख पा रहे हो वीडियो, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो यार। मतलब दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं। आपने तो मुझे दोबारा से करने में मजबूर कर दिया, अपना पॉजिटिव कर दिया मैम। एक मैसेज ना फादर्स के लिए भी बनना चाहिए। फादर्स, कुछ फादर्स ना अपनी बिटिया रानियों को आगे नहीं निकलने देते, रोक देते हैं, शादी जल्दी कर। गांव देहात के अंदर ज्यादा होता है, आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि वहाँ तो मेंटालिटी है। हाँ, तो आपको बाद में पता चला कि यूपी से है, तो आपको आइडिया हो गया, क्योंकि हम भी वहीं से हैं। ठीक है, तो मैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको मतलब आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए? बिल्कुल। तो पहले तो पिताजी लोग इतने बड़े हैं, उनको मेरी तरफ से भी और वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ कुछ ऐसे गाइडेंस देने के लिए। जो लोग इतने बड़े हैं, मतलब 50, 60, 40 कितने बड़े हैं, बहुत ज्यादा। पर एक मौका हर किसी को दिया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर आपका जो बच्चा है, आपको लगता है कि उसके अंदर वो ललक है कुछ बढ़िया करने की, एक मौका आप देकर देखो जी। और मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे तो काफी अच्छे से कम्युनिकेट भी करते हैं, चीजें जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो बताते हैं। तो अगर जैसे एक बार इंसान फेल हुआ, बट आपको लग रहा है कि मेहनती है, वो मेहनत कर रहा है, सच्चाई से ईमानदारी से काम कर रहा है, करने दो। मतलब
आपका नाम रोशन डेफिनेटली वो करेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बड़ी तगड़ी सोर्स सुपारिश लगाई है सभी अंकल जी से। तो मान लेना मैम की बात, क्योंकि मैम ने कर दिखाया, तो ये मैं इनके माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ बात, क्योंकि जो कर चुका है उसके माध्यम से बात जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सफल लोगों की बात मैम सब सुनना चाहते हैं, असफल व्यक्ति की बात कोई सुनना नहीं चाहता। तो आपकी बात वो सुनेंगे, और जो सुन के एक्सेप्ट करे वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालना कि आपने कितना मैम की आज के इस सेशन को सुना, कितना एंजॉय करा, और समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। मन तो कर रहा है कि इस पॉडकास्ट को ना 4-5-6 घंटे करते रहें, लेकिन इसको ना पार्ट 2 में मैम लेके आएंगे। अब ये चलेगा ना, तो मैं नेक्स्ट आपको पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जब आप 2-4 ड्रीम हमें फिर बताना। अभी तो आपने 1-2 पीछे चला दिया। जितनी ऑडियंस हमें यहाँ पे लाइव सुन पा रही है, सबका धन्यवाद। ये थी हमारी मैम, जिन्होंने पिछले कुछ साल लगातार मेहनत करके अपने आप को देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ अपनी पॉडकास्ट के माध्यम से, और मैं आज फिर बोलना चाहता हूँ, सफल व्यक्ति वो नहीं कि जो सफल हो जाए, सफल व्यक्ति वो है अपनी सफलता को मेंटेन करे। मतलब मैम के माध्यम से मुझे इतना तो आइडिया हो गया, ये जिंदगी भर अपनी सफलता को मेंटेन जरूर करने वाली है। ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको आइडिया है, उनको पूरा समाज का ज्ञान है। वो कैसे हुआ वो उन्होंने कुछ बताया, कुछ पेड सेशन में बताएंगे आने वाले वक्त में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कि आपको इस सेशन के अंदर आकर क्या स्पेशल सीखने को मिला, क्या अच्छा मिला, और आप क्या अगला पॉडकास्ट मैम के साथ चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं, उस टॉपिक पे हम बात मैम के साथ करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे इस मंच पे आए, आपका दिल से धन्यवाद। पूरी टीम के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। एक बार लास्ट में क्लैपिंग मैम सबके लिए। थैंक यू वेरी मच मैम।